गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, हेलो हेलो हेलो, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, हाय एवरीबॉडी, वेरी गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, नमस्ते। सबसे पहले बता दो ऑडियो वीडियो क्लियर है? ऑल माय प्यारे प्यारे जग से न्यारे बच्चों को क्या नजर आ रही हैं आपकी बहुत ही प्यारी 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 मैम? यस एवरीबॉडी। एक तो बेटा जो सर लिखता है ना कमेंट में, क्या तुम लोग ऑलरेडी टाइप करके बैठे हो? तो सर दिख रही हूं मैं, हैं? गुड इवनिंग सर। एक तो गिरीश, मेरी आवाज बहुत तेजी से आ रही है मेरे को। बेटा ऑडियो वीडियो क्लियर है? वीडियो तो बहुत ही क्लियर है बेटा, ठीक है? ऑडियो क्लियर है कि नहीं ये बताओ। ऑडियो क्लियर है? यस। मैंने पिछली क्लास में जब पीवाईक्यू कराया था तो मैंने कमेंट्स पढ़े तुम लोग के, और ये जान के मुझे बेहद 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 खुशी हुई। यू गाइज वर एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस, यू आर फीलिंग कॉन्फिडेंट। और जिन भी एक आधा कमेंट मैंने पढ़े थे, जिन बच्चों को अभी भी ये डाउट था कि क्या एक्स्ट्रा पढ़ना है क्या मैम जो मॉड्यूल में दिया है, तो प्लीज बच्चों बाकी, अच्छा कुछ बच्चे कह रहे लाउड है। बेटा लाउड तो होगी, सोते सोते पढ़ाऊं क्या? ऐसे पढ़ाऊं? बेटा जो आपने पीवाईक्यू देखे थे मैंने उसके आंसर्स चेक कर लिए हैं, आपके आंसर्स बहुत ठीक थे और ये जान के मुझे बेहद खुशी हुई। ऐसे ऐसे पढ़ोगे क्या? वैसे ही बेटा तुम लोग सो गए आधे लोग क्लास में, फिर मैं वैसे ही बढ़ाऊंगी तो फिर तो बेटा हो लिया, कंबल लेके सो जाओ तुम लोग, ठीक है? हाँ सुनो, मैं क्या बोल रही थी बेटा, मैं बोल क्या रही थी, डिस्ट्रैक्ट मत करो मेरे को। मैं ये क्या बोल रही थी, हाँ अभी भी बच्चों को, कुछ बच्चों को ऐसे डाउट था कि तुम मेरे को वैसे इमेजिन ही नहीं कर पाओगे कि मैम उतना। वैसे बेटा मैं रियल लाइफ में ऑब्वियसली किसी से मिलती होंगी तो ऐसे थोड़ी बोलते हुए आऊंगी, हाय गिरीश कैसे है तू, और बता कैसे। ये क्लास में तुम्हारी क्लास के लिए ऐसा होता है क्योंकि क्लास में वैसी फील आती है, ठीक है? रियल लाइफ में आई ऑल्सो स्पीक थोड़ा सा सोबर वे में, इफ यू कॉल दिस नॉट सोबर, ठीक है? चलो एनीवे बेटा इधर उधर की बातें नहीं करते हैं। जिसको अभी भी कंफ्यूजन है एनसीईआरटी से पढ़ना है कि नहीं, प्लीज बेटा उनको आंसर दे दो। एनसीईआरटी से ही पढ़ना है बेटा, कहीं और से पेपर नहीं आता। और मैं सिर्फ अपने सब्जेक्ट की ही बात करूंगी क्योंकि मैं सिर्फ जूलॉजी पढ़ा रही हूं तुम्हें, तो आई विल टॉक अबाउट ओनली माय सब्जेक्ट, कि मेरे सब्जेक्ट में तो बेटा आप प्लीज प्लीज। और मॉड्यूल में आई अंडरस्टैंड कुछ कुछ बेटा एक्स्ट्रा दिया है, लेकिन आप प्योरली एनसीईआरटी पढ़ो। मॉड्यूल्स आपके पास है, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। इफ यू फाइंड questions out of NCERT you can completely skip it बेटा, that is absolutely okay। पर इधर उधर की बातों में बेटा टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है ना? तो शुरू करें बेटा। यस शुरू करें बच्चों, एक बारी मेरे को बता दो, यस एक बारी मेरे को बता दो, हाउ इज द जोश इन द चैट बॉक्स टू स्टार्ट विद द चैप्टर। वैसे हमने ये चैप्टर स्टार्ट कर लिया है एंड द चैप्टर इज ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्चुअल में हमने इससे शुरुआत ही की थी, आज हम इस चैप्टर को और थोड़ा शुरू करेंगे, ठीक है ना? यस और थोड़ा शुरू करेंगे। और ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस लाइक आई सेड ह्यूमन फिजियोलॉजी का चैप्टर है, और इसमें हमारे पास काफी अच्छे अच्छे आगे आने वाले क्लासेस में एनिमेशंस भी होंगी बेटा। बिल्कुल मन लगा के पढ़ाई करिएगा। दीज आर द चैप्टर्स जो एक्चुअल में आपको फील दिलाएंगे, जो आप एक्चुअल में एमबीबीएस में पढ़ने वाले हो। अगर पढ़ाई की बढ़िया से और सिलेक्शन हुआ बेटा बढ़िया से, मेडिकल कॉलेज में जाओगे तो एक्चुअल में ये सारी चीजें तुम पढ़ोगे, अपने लंग्स के बारे में, अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। तो इसमें तो बेटा 100% फील आनी ही चाहिए, ठीक है? अच्छा पिछली क्लास का एक बारी बेटा समाप्ति एक्सप्रेस चलाए, फटाफट से क्विक रिवीजन करें बेटा। पिछली क्लास का एक बारी क्विक रिवीजन करते हैं बेटा, जो हमने अभी तक पढ़ा है। एक होमवर्क देके गई थी मैं कि बेटा थोड़ा पढ़ के आना, एनिमल किंगडम से रिलेटेड टॉपिक था, राइट बच्चों? एनिमल किंगडम से रिलेटेड टॉपिक था बेटा। आज हमें रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स करने और ह्यूमन रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर नहीं सिस्टम के बारे में बेटा पढ़ना है, बट मैं थोड़ा सा पिछली क्लास का एक रिवीजन आपको देना चाहती हूं। तो पिछली क्लास में हमने बेटा कुछ टर्म्स पढ़े, ब्रीदिंग एंड एक टर्म पढ़ा था रेस्पिरेशन, राइट। तो हमने बेटा ब्रीदिंग को बोला, ब्रीदिंग का तो एक सिंपल मतलब होता है इनहेलेशन एक्सहेलेशन, एयर अंदर लेना एयर बाहर छोड़ना, इनहेल करना और एक्सहेल करना, इंस्पायर करना और एक्सपायर करना, ठीक है? एनसीईआरटी तो वैसे कहती है ब्रीदिंग ऑल्सो नोन एज रेस्पिरेशन, तो इसको भूलना नहीं है कि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ब्रीदिंग का मतलब ही रेस्पिरेशन है। बट हमें पता है रेस्पिरेशन अलग अलग स्टेप्स पर होती है, और एक्चुअल में रेस्पिरेशन का अल्टीमेट मतलब होता है ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टू प्रोड्यूस एनर्जी।
जो सेल्स बेटा यूटिलाइज करती है, तुम्हारे ग्लूकोज को यूटिलाइज करेगी, तुम्हारे अमीनो एसिड्स को यूटिलाइज करेगी, तुम्हारे फैटी एसिड्स को यूटिलाइज करेगी। बेटा एक्चुअल में जब डाइजेशन चैप्टर पढ़ाया जाता था ना, तो तुम्हें पता चलता था ये ग्लूकोज कहां से आया, फैटी एसिड कहां से आया, अमीनो एसिड कहां से आया और ये होते क्या है। पर क्योंकि डाइजेशन हटा दिया, हम तो डायरेक्टली बेटा ये पढ़ रहे हैं। तो बेसिकली अभी ये समझ जाओ कि जब तुम कोई भी खाना खा रहे हो और उसको जब तोड़ते हो, फूड का ब्रेकडाउन करते हो, उसी का मतलब डाइजेशन होता है। अल्टीमेटली जो तुम्हारा जो भी तुमने खाना खाया, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, तो अल्टीमेटली तुम उनको छोटे पार्ट्स में तोड़ के जैसे ग्लूकोज बना रहे हो, अमीनो एसिड्स बना रहे हो, फैटी एसिड्स बना रहे हो। सेल्स इन्हीं से एनर्जी बनाती है, इन्हीं से एनर्जी बनाती है, ठीक है, इन्हीं का ऑक्सीडेशन करती है, ऑक्सीजन से इनका ऑक्सीडेशन होता है जिससे तुम्हें एनर्जी मिलती है। राइट, दिस इज कॉल्ड एज बेटा क्या, दिस इज कॉल्ड एज रेस्पिरेशन। हमने कुछ स्टेप्स पढ़े थे दैट इज इन्वॉल्व्ड इन रेस्पिरेशन, जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ था, अगर आप याद करो। तो हमने सबसे पहला स्टेप पढ़ा कि हमारे अर्जुनाज ने सांस लिया या सांस छोड़ा, जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा, ब्रीदिंग बोलते हैं। एयर बेटा मुझे बताओ, आज हम पूरा ट्रैक्ट पढ़ने वाले हैं, पर आप आगे मुझे बताओ एयर कहां जाती है। एयर तुम्हारे लंग्स में जाती है। लंग्स में क्या होता है, लंग्स में एल्वियोलाई होता है। गिरीश यार ये क्यों ये करता रहता है यार, ये बोर्ड ग्लिच क्यों कर रहा है यार, कुछ लगाया हुआ तो नहीं है। एल्वियोलाई में बेटा क्या है, एल्वियोलाई में एयर गया और एल्वियोलाई की कैपिलरी का नाम एक बार मेरे को बताना बेटा। यहां पे एक कैपिलरी है, दिस कैपिलरी इज कॉल्ड एज बेटा पल्मोनरी कैपिलरी, दिस कैपिलरी इज कॉल्ड एज पल्मोनरी कैपिलरी। और यस, ब्रीदिंग को वेंटिलेशन भी बोलते हैं, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, यस। तो बेटा जी क्या हो रहा है, यहां पे तुम्हारा फर्स्ट एक्सचेंज होगा एयर का, जिसके बारे में आगे आने वाले चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे भी। ऑक्सीजन मिल जाता है और CO2 वापस की डायरेक्शन में चला जाता है। फर्स्ट एक्सचेंज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन भी बोलते हैं, ठीक है बेटा। आप नोट्स को फॉलो करो, मैं कभी कभी क्वेश्चन देती हूं मैम, इसमें मॉड्यूल में तो ये दिया हुआ है, इसमें ये दिया हुआ है, बेटा यू कैन फॉलो द नोट्स एज वेल एज एनसीईआरटी, ठीक है। तो फर्स्ट एक्सचेंज हो रहा है, वेरी वेरी गुड, पल्मोनरी कैपिलरी बोलते हैं इसे। और पल्मोनरी कैपिलरी और एल्वियोलाई के बीच में एक्सचेंज ऑफ गैस हो रहा है फर्स्ट टाइम। तो एक बार तो यहां पे एक्सचेंज होता है, और जब तुम बेटा यहां पे ब्लड में ऑक्सीजन दे देते हो, क्योंकि हम बोर्ड थोड़ा थोड़ा ग्लिच कर रहा है, अभी शुरू किया, अभी ग्लिच कर रहा है, कहीं और लाइन खिंच जा रही है। तो बेटा ऑक्सीजन जैसे ही तुम्हारे ब्लड में आता है, अब इसको ऑफ कोर्स तुम्हारे ब्लड का रोल है, तुम इंसेक्ट तो हो नहीं, हम इंसेक्ट तो है नहीं बेटा, तो हमारे पास हीमोग्लोबिन होता है। और तुम आगे बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में पढ़ोगे भी कि तुम्हारा ऑक्सीजन और CO2 जो हीमोग्लोबिन से बाइंड करके ट्रैवल कर रहा होता है। तो हीमोग्लोबिन एक गाड़ी की तरह काम करता है, जिस गाड़ी में तुम्हारा ऑक्सीजन ट्रैवल करके जा रहा है। तो एक्सचेंज होने के बाद बेटा अगला स्टेप हमने क्या पढ़ा था, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस। और इस ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस के लिए बेटा किसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, तुम्हारे ब्लड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, राइट बच्चों। अब बेटा ट्रांसपोर्ट करने के बाद ऑब्वियसली तुम गाड़ी से इसको उतारोगे भी ना, गाड़ी में ट्रैवल करवाने के बाद जिसको इसकी जरूरत थी वहां पे बेटा अपनी चीज को अनलोड भी तो करोगे। तो यहां पे तुम्हारी एक और कैपिलरी होगी, जिस कैपिलरी में ये जो ऑक्सीजन ट्रैवल करके आया, यहां से तुम्हारी टिश्यूज को मिल जाएगा, सेल्स को मिल जाएगा, यहां से इनको ऑक्सीजन मिल जाता है। और जब भी ये बेटा किसी भी चीज को, सेल्स जो तुम्हारे ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज कर रही है या अमीनो एसिड की किसी चीज की भी फूड की ऑक्सीडेशन करके एनर्जी बना रही है, तो CO2 रिलीज होता है एज अ बाई प्रोडक्ट, ठीक है। जो भी तुम बोल रहे हो ना कि तुम्हारी सेल्स ऑक्सीडेशन कर रही है, एक्चुअल में वो इसी ऑक्सीजन को यूज करके ग्लूकोज से एनर्जी बनाती है, या फैटी एसिड से एनर्जी बना रही है, अमीनो एसिड से एनर्जी बना रही है, जो भी तुमने खाना खाया, राइट। तो यहां पे एक और एक्सचेंज हुआ, वेरी गुड बच्चों, इसे सिस्टमिक कैपिलरी बोलते हैं। और बच्चों ये नाम से घबराना मत कि पल्मोनरी कैपिलरी क्यों बोला, सिस्टमिक कैपिलरी क्या बोला, आर्टरी क्या होती है, वेन्स क्या होती है, वीना केवा क्या होती है ना, हिपैटिक वेन क्या होती है, ये सारी चीजों के बारे में हम बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में पढ़ेंगे। आप सिर्फ एक बेसिक चीज याद रख सकते हैं कि आर्टरी बेटा ब्लड हार्ट से अवे कैरी करती है, ए फॉर आर्टरी, ए फॉर अवे फ्रॉम हार्ट, एंड वेन्स ब्लड कैरी करती है टूवर्ड्स द हार्ट। एक बेसिक बात याद रख लो जो आपके अभी काम आएगी। तो आर्टरी अवे फ्रॉम हार्ट ब्लड कैरी करती है, और आर्टरी डिवाइड करती है ना, तो बनती है आर्टीरियोल्स। मतलब अब आर्टीरियोल्स छोड़ दो, आर्टरी और वेन के बीच में कैपिलरी होता है, ये ध्यान रख लो बस। आर्टरी और वेन के बीच में क्या होता है, वेन्स होते हैं। और जो तुम ये कैपिलरी पढ़ते हो बेटा, एक्चुअल
मैंने क्या बोला, वेन्स होते हैं, आर्टरी और वेन के बीच में कैपिलरी होते हैं, ठीक है। और एक्चुअल में जो एयर की एक्सचेंज होती है वो हमेशा कैपिलरी के थ्रू होती है। आर्टरी या वेन जो होती है वो एक्सचेंज नहीं करवाती, इनके बीच में जो कैपिलरी है वहीं से बेटा सारी चीजों का डिफ्यूजन या एक्सचेंज होता है, ठीक है। अच्छा, तो ट्रांसपोर्ट हुआ, फिर एक एक्सचेंज हुआ टिश्यू और आपकी सिस्टमिक कैपिलरी के बीच में, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज इंटरनल रेस्पिरेशन। और जब ये इस ऑक्सीजन को यूज करके ब्रेक डाउन करेगी बेटा, ऑक्सीडेशन करेगी, फूड का एनर्जी प्रोड्यूस करेगी, इसे आप बोलते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन। बेटा यहां तक कोई दुखद समस्या 10th में पढ़ा था? वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। यस यस एवरीबॉडी। तो एक क्विक रिवीजन स्टेप्स क्या हो गए बेटा? सबसे पहले ब्रीदिंग या वेंटिलेशन, नंबर 2 एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एल्वियोलाई एंड पल्मोनरी कैपिलरी, नंबर 3 ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, नंबर 4 एक्सचेंज बिटवीन सिस्टमिक कैपिलरी एंड टिश्यू, एंड नंबर 5 यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस एनर्जी, एंड दिस इज कॉल्ड एज सेल्यूलर रेस्पिरेशन। समझ आ रही है बात? एक तरीके का फिजिको केमिकल प्रोसेस था, फिजिकल प्रोसेस था, जहां तक तुम ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, लास्ट एक्सचेंज कर रहे हो। इनहेल से लेके लास्ट एक्सचेंज तक पूरा फिजिकल प्रोसेस था, और केमिकल प्रोसेस था जहां एक्चुअल में ऑक्सीडेशन ऑफ फूड हो रहा है। यस, डन हो गया। तो एक बारी बेटा दिल बना दिया जाए कमेंट सेक्शन में। यस यस, रिवाइज हो गया बच्चा पार्टी। आज हम बेटा एक्चुअल में स्टार्ट करेंगे तुम्हारे टेस्ट से। तुम्हारा टेस्ट क्यों होगा? क्योंकि यहां मैं जो भी अभी टॉपिक पढ़ाने वाली हूं उसमें डैश 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 करके आपसे आंसर पूछे जाएंगे। इससे आपका एनिमल किंगडम का कितना तुम्हें बेटा याद है, तुम्हारे भेजे में कितना अभी है, वो तुम्हें भी थोड़ा सा समझ में आ जाएगा, ठीक है। बट कोई चीटिंग नहीं करेगा कि एनिमल किंगडम से खोल खोल के देख लेता हूं, ठीक है। डन है? क्या आप लोग तैयार है बच्चों? यस एवरीबॉडी। तो हम बेटा आज ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट करने से पहले बहुत ही बढ़िया, अब बिल्कुल प्यार से बेटा पढ़ाई करनी है, ठीक है। बिल्कुल कमेंट से अब तुम मतलब कमेंट से अपना हाथ हटा सकते हो, सिर्फ फोकस करो यहां पे, ठीक है। हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं इसमें ये वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये एनिमल किंगडम से रिलेटेड है, और इससे अगर सवाल आएगा तो तुम्हारे लिए बोनस मान लो। और क्योंकि सीधा सवाल आता है, कोई घुमा फिरा के कोई क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, जो भी सवाल आएगा सीधा सवाल आएगा। और देखो अब मैं पहले ही तुम्हें क्लैरिफाई कर देती हूँ, क्योंकि डिस्क्लेमर देना जरूरी होता है, नहीं तो बच्चे कहते हैं मैम ये यहाँ पे एनसीईआरटी में कहां दिया है। तो मैं बेटा ना एक्चुअल में, क्योंकि मुझे तुम्हें रिवाइज भी करवाना है, तो मैं ना जितने भी एनिमल्स हमने अभी तक पढ़े हैं, हम वैसे तो हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं और हमें अपने लंग्स के बारे में पढ़ना है, बट अभी क्योंकि हम एनिमल किंगडम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो तुम्हें पहली बात तो एक एडवांटेज लेवल पे हो, क्योंकि तुम्हें पता है पॉरीफेरा से शुरू करके कॉर्डेटा तक हर एक के पास कौन से रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स होते हैं, राइट। तो तुम मुझे ये आंसर कर सकते हो। तो जो भी हमने पढ़ा है मैं सारा यहीं पे इंक्लूड कर दूंगी, ताकि तुम्हारा रिवीजन भी हो जाए, ठीक है। अच्छा देखो, रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर किसके पास कैसे होंगे अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। एनसीईआरटी कहती है कि हम 2 बेसिस पर डिसाइड कर रहे हैं, कि जैसे हमने बेटा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ा है ना, वैसे ही हम 2 बेसिस पढ़ रहे हैं, जिसके अनुसार मैं बता सकती हूं कि इसके पास कौन सा रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एक सबसे आसान कि वो कहां रह रहा है, उसका हैबिटेट क्या है। अगर वो पानी में रह रहा है तो उसके पास क्या रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर होगा, अगर वो धरती पे रह रहा है तो उसके पास क्या रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर होगा। लेकिन ये बेटा हर एक के लिए लागू नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है हर कोई पानी में रहने वाला गिल्स ही स्पेसिफिकली है, या हर कोई बेटा धरती पे रहने वाला लंग से ही रेस्पायर करेगा, जरूरी नहीं है। एक जनरलाइज मतलब एक हम स्टैंडर्ड वाली बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एक है हैबिटेट के बेसिस पर कि रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स क्या होंगे, एक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पर। वेरी गुड, आप पढ़ के आए हो, बहुत शानदार यार, वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स होने चाहिए, एंड नंबर 2 अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट। तो सबसे आसान वाला मैं सबसे पहले करूंगी कि देखो इसी तरीके से स्टार्ट करो कि हैबिटेट के बेसिस पर मैं कह सकती हूं क्या रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर है, उसको मैं यहीं पे फिनिश कर दूंगी। और नेक्स्ट वाला बेटा मैं अगले स्लाइड पे करूंगी। नंबर 2 इज ऑन द बेसिस ऑफ LOO। जो भी बच्चा पहली बार मेरी क्लास में आ रहा है तो उनको मैं बता दे रही हूं, क्योंकि हो सकता है एनिमल किंगडम कई लोगों ने ना पढ़ा हो, रीसेंट एडमिशन लिया हो। LOO मीन्स बेटा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो बेटा कितने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वैसे आपने पढ़े हैं, सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, राइट। So when I talk about this habitat, of course, generalized way में I can say that there are 2 basic kind of habitat. One which can live in pani, that is aquatic,
एंड नंबर 2 विच कैन लिव इन धरती, दैट इज टेरेस्ट्रियल। तो जनरली अगर मैं बोलूं, अगर मेरे को बेसिक एक बताना हो, तो पानी में रहने वाले व्यक्ति जो होते हैं वो किससे रेस्पायर करेंगे? ये गिल से रेस्पायर करेंगे, राइट। इसको ब्रेकियल रेस्पिरेशन भी बोला जाता है, ठीक है। और जो बेटा लंग्स का यूज करते हैं उसको पल्मोनरी रेस्पिरेशन भी बोला जाता है। सो द वन हु आर टेरेस्ट्रियल मोस्टली यूजेस लंग्स, और इसके लिए बेटा क्या बोल सकते हैं आप इसको? पल्मोनरी रेस्पिरेशन। आई डोंट थिंक इसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन होगी, इट इज क्वाइट इजी, ये तो बहुत ही इजी है। इनफैक्ट बेटा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पर जो बच्चा एनिमल किंगडम पढ़ चुका है वो तो मुझे उसके भी सारे आंसर्स बता देगा, तो ये दिस इज नथिंग न्यू फॉर यू, ठीक है। यस, फटाफट से बेटा इसे नोट कर लिया जाए, फटाफट से इसे डन कर ले एवरीबॉडी। यस यस, जैसे बेटा ये वर्ड्स मैंने आपको बताया ना, पल्मोनरी रेस्पिरेशन, इन वर्ड से डेफिनेटली बेटा क्वेश्चंस देते हैं, ठीक है। डन कर लो एवरीबॉडी, और हो जाए तो मेरे को बता देना, फिर हम बेटा क्या करेंगे, नेक्स्ट पेज पे मूव करेंगे, ठीक है। यस, और मेरे साथ साथ लिखो क्योंकि कुछ ये तो बहुत ही बेसिक बातें हैं। ठीक है, तो ये वर्ड से कभी कभी क्वेश्चन आता है, ब्रैंकियल रेस्पिरेशन मतलब क्या, पल्मोनरी रेस्पिरेशन मतलब क्या। पक्की बात बेटा। इस एक बच्चा कह रहे हैं मैम ये एक्सप्लेन कर दो, तो अभी बेटा हमने क्या किया, अभी तो एक्सप्लेन ही किया बेटा। पानी में रहने वाले गिल से रेस्पायर करते हैं जिससे ब्रैंकियल रेस्पिरेशन बोलते हैं, धरती पे रहने वाले मोस्टली लंग से रेस्पायर करते हैं उसे पल्मोनरी रेस्पिरेशन करते हैं, बस इतनी सी बात है। अभी मैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पर एनसीईआरटी ने जो यहां इंक्लूड किया और जो हमने एनिमल किंगडम में पढ़ा है सारा कुछ हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। यस यस, डन एवरीबॉडी, ठीक है। चलो अब हम बेटा देखो, ये तुम्हारा एक तरीके का रिवीजन है, एक तरीके का ये तुम्हारा रिवीजन है, ठीक है। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो मैं क्या करती हूं ना बेटा, ऐसे करके लिख रही हूं LOO, और आपको तो पता ही है बेटा कि 4 तरीके के लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन मैं सबसे पहले लिखना चाहूंगी क्या, सेल्यूलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बेटा आप मुझे फाइलम बताओ पहले, आप पहले मेरे को सेल्यूलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का फाइलम बताओ कि फाइलम कौन सा आता है। विच फाइलम हैज सेल्यूलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? इज इट द ओनली प्रिमिटिव फाइलम, जो सबसे पुराना फाइलम था? मुझे इसका एक स्पेशल फीचर बता दो जो सिर्फ इसमें पाया जाता है। एक सिस्टम था इसके पास जिसके हेल्प से ये मैक्सिमम इसके सारे प्रोसेस कर रहे थे। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। पॉरीफेरा, हमारी जो पॉरीफेरा मैडम थी वो थी क्या, सेल्यूलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जब सेल्स ऑर्गेनाइज करके टिश्यू फॉर्म कर लेते हैं तो टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपको 2 बहनों में देखने को मिलता है, सीलेंट्रेटा जिसको निडेरिया भी बोलते हैं, एंड टीनोफोरा। यस, वेरी गुड। देखो चैट की स्पीड देखा करो और इससे बेटा एनालिसिस करो कि आपकी क्लास के बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको भी पढ़ाई करनी है। कई बच्चे नहीं भी कमेंट में आंसर देते, उनको पता होता है, तो वैसे भी कोई बात नहीं है, आपको बस पता होना चाहिए, ठीक है। यस, वाटर कैनाल सिस्टम, वेरी गुड। अच्छा, टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किस किस में देखने को मिला, सीलेंट्रेटा में देखने को मिला। सीलेंट्रेटा में बेटा स्टिंगिंग सेल्स होते हैं, स्टिंगिंग कैप्सूल्स होते हैं। और टीनोफोरा में देखने को मिला, टीनोफोरा में बेटा बायोल्यूमिनेसेंस होती है और ऐसे कोम्ब प्लेट्स होती हैं, राइट, एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं। इससे बेटा आगे जाके क्या बन रहा था, ऑर्गन बन रहा था। ऑर्गन आपको किस में दिखता है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ऑर्गन सिस्टम दोनों ही प्लैटी में दिखता है, राइट। लेकिन ऑर्गन के लिए सिर्फ प्लैटीहेल्मिन्थेसी दिया हुआ और कुछ नहीं दिया हुआ, राइट। कोई दुखद समस्या तो नहीं यहां तक, राइट। यस एवरीबॉडी, यस एवरीबॉडी, ठीक है। एंडोपैरासाइट्स, टीनिया, टेपवर्म, फैसियोला, लिवर फ्लूक, एंडोपैरासाइट्स होते हैं, हुक्स एंड सकर्स होते हैं, डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी होती है, राइट। इसके अलावा बेटा जो प्लांट और एनिमल दोनों में पैरासाइट होते हैं वो होते हैं एशके हेल्मिन्थेस या नीमाटोडा बोलते हैं। यहां से आप ऑर्गन सिस्टम की शुरुआत कह सकते हो।
ठीक है, तो मैं लिख दे रही हूं यहां पे जैसे कि एशके हेलमिंथेस पैरासाइटिक इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। में कुछ कुछ चीजें तुम्हें रिवाइज करा रही हूं जो शायद तुम्हें धुंधला धुंधला कुछ याद आ रहा हो। इसमें वेल डेवलप्ड मस्कुलर फैरिंग्स थी, याद आ रहा है? मेल एंड फीमेल एस्कैरिस के बारे में हमने पढ़ा था। फीमेल लंबी होती है, मेल छोटा होता है, मेल का पोस्टीरियर पार्ट कर्व्ड होता है। इसमें एक्सक्रीटरी ट्यूब होती है जिससे वेस्ट बाहर आता है, याद आ रहा है? राइट राइट, एशके हेलमिंथेस। फिर हमने एनेलिडा भी पढ़ा। एनेलिडा में हमारा अर्थवर्म आता है ना? मेटामेरिक सेगमेंटेशन होती है एनेलिड्स में। नेफ्रीडिया होता है एक्सक्रीशन के लिए, राइट? पैरापोडिया होती है स्विमिंग के लिए, याद आ रहा है? यस एवरीबॉडी, याद आ रहा है? एनेलिडा के पास बाद हमारा लार्जेस्ट फाइलम था जिसे हम बोलते हैं आर्थ्रोपोड्स, क्योंकि इसमें इंसेक्ट्स होते हैं। इसमें मल्टीपल रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स तुमने पढ़े होंगे जो मैं अभी तुमसे पूछूंगी। फिर हमने बेटा क्या पढ़ा था? एक सुंदर सा डायग्राम बनाया था। शेल होता है जिसकी बॉडी में मॉल्युस्का, इफ यू रिमेंबर, स्नेल्स बनाए थे, ठीक है? बॉडी इज डिविजिबल, सॉफ्ट बॉडीड एनिमल, बॉडी इज डिविजिबल इनटू हेड, विसरल हम्प एंड मस्कुलर फुट, और मेंटल की कवरिंग होती थी। बहुत सुंदर एक डायग्राम बनाया था मॉल्युस्का से रिलेटेड हमने। पर्ल ऑयस्टर्स भी हमने इसी में पढ़े थे। मैं ऑर्गन सिस्टम का कंटिन्यूएशन बेटा यहां पे लिख रही हूं। ऑर्गन सिस्टम के कंटिन्यूएशन में मॉल्युस्का के बाद हमने पढ़ा था स्पाइनी स्किन्ड एनिमल्स, एकाइनोडर्मेटा, स्पाइनी स्किन्ड एनिमल्स। और इसके बाद हमने पढ़ा था जिनको बेटा कहीं जगह नहीं मिल रही थी, पहले कॉर्डेटा के अंदर प्लेस किए गए, फिर बेटा इनको सेपरेट सब फाइलम में प्लेस कर दिया गया, ठीक है? यस, मॉल्युस्का के बारे में रेड्यूला भी एक बच्चे ने बताया। फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन, दैट इज रेड्यूला। आप मेरे को एक बात बताओ, थोड़ा थोड़ा याद आया जो भी चीजें मैंने बताई? देखो, जो बच्चा बेटा, आई एम सॉरी, जो बच्चा पहली क्लास में अटेंड कर रहा है शायद उसको समझ नहीं आ रहा होगा कि मैम ये क्या बकर बकर कर रही हैं, और जो बच्चा पहले क्लास से पढ़ रहा है एक्चुअल में उसको समझ में आया होगा कि मैम एक्चुअल में क्या बोल रही थी। मैं इनके कुछ कुछ फीचर्स आपको बताती हूँ जो हमने पढ़े हुए हैं। और हेमीकॉर्डेटा, एकाइनोडर्मेटा, और जो ये है क्या बोलते हैं, टीनोफोरा, एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं। इसके अलावा मैं कॉर्डेटा भी लिख दे रही हूं लास्ट में, कॉर्डेटा, ठीक है? यस यस राइट। अब बेटा आप देखो, अब एक एक करके करते हैं, ठीक है? देखो यहां पर अगर मैं रेस्पिरेटरी पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लैटीहेलमिंथेस, एशके हेलमिंथेस, यहां तक तो बेटा आपने कुछ भी ऐसा खास पढ़ा तो है नहीं। यहां पर क्या होती है बेटा, आप अगर एनसीईआरटी अपने नोट्स खोल के देखोगे, इनके पास कुछ रेस्पिरेटरी सिस्टम तो है नहीं। सिंपल डिफ्यूजन होती है अक्रॉस बॉडी वॉल, बॉडी से बेटा सिंपल डिफ्यूजन हो जाती है, राइट? आपने कोई स्पेसिफिक बेटा रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स बिल्कुल भी नहीं पढ़े हैं। मैंने एनेलिडा को क्यों छोड़ दिया? एनेलिडा में भी डिफ्यूजन होती है, बट उसमें बॉडी वॉल का एक पार्ट लिखा हुआ है जिसके थ्रू एक्चुअल में अर्थवर्म के लिए स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ है, राइट? यस राइट। हमने बेटा देखो इनमें तो कुछ पढ़ा ही नहीं है। एनेलिडा में भी सिंपल डिफ्यूजन होती है क्योंकि रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रॉपर यहां से स्टार्ट होता है आर्थ्रोपोडा से। एनेलिडा में हमने क्या लिखा है बच्चों, और मैंने स्टार मार्क भी कराया था, वेरी गुड पश्यांशी, आयुषी, और भी बहुत सारे लोगों ने आंसर दिया है। वेरी गुड दिव्या, प्रांचल, तनिषा, आदित्य, वंशिका, कनिष्का, राजू, जय, सचिन, श्रेया, खुशी, वेरी गुड। हमने बेटा देखो मैं सारे नाम तो नहीं ले पाऊंगी, ठीक है? तो एनेलिडा के लिए आपने वेरी गुड बेटा लिखा हुआ था मॉइस्ट क्यूटिकल, और इसका एक बहुत खूबसूरत एग्जाम्पल था अर्थवर्म। तो मॉइस्ट क्यूटिकल के थ्रू बेटा डिफ्यूजन हो जाती है, मॉइस्ट क्यूटिकल के थ्रू बेटा डिफ्यूजन हो जाती है। कोई मुझे बताएगा मॉल्युस्का के लिए एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ था? सॉरी, मॉल्युस्का से पहले आर्थ्रोपोडा में क्या दिया हुआ था? अलग अलग रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स होते हैं, लंग्स, सॉरी ट्रेकियल सिस्टम सबसे कॉमन है, बट गिल्स, बुक लंग्स एंड ट्रेकियल सिस्टम, याद आ रहा है मैंने लिखवाया भी है, ठीक है? हमने बेटा आर्थ्रोपोडा के लिए लिखा था कि गिल्स भी हो सकते हैं, बुक गिल्स भी हो सकते हैं, एनसीईआरटी ने बहुत क्लियरली मेंशन किया था। बुक लंग्स हो सकते हैं, और सबसे कॉमनली जो दिखते हैं दैट इज बेटा ट्रेकियल सिस्टम, जो इंसेक्ट्स में दिखता है, ट्रेकियल सिस्टम, याद आ रहा है बच्चों? और मैं कुछ भी इनफैक्ट नया नहीं बता रही हूं, मैं सारा आपको इसलिए लिखवा रही हूं ताकि आपके पिछले टॉपिक का भी रिवीजन हो गया इसके थ्रू, इसीलिए मैंने लिखवाया, अदरवाइज मैं सिर्फ यहां पे जो दिया हुआ था वो लिखवा देती, है ना? राइट बच्चों, याद आ रहा है?
शाबाश, वेरी वेरी गुड बच्चों, वेरी नाइस, वेरी गुड, ठीक है, यस। अब अगर बेटा मैं कहूं मॉल्यूस्का, मॉल्यूस्का भी याद आ रहा है, एनसीईआरटी ने कहा था फेदर लाइक गिल्स, उसके नाम नहीं दिया हुआ था, दैट इज टीनिडिया। एनसीईआरटी ने नाम नहीं दिया था, हमने नाम लिखा था जो मेंटल कैविटी में प्रेजेंट होते हैं, फेदर लाइक गिल्स जिसे टीनिडिया बोलते हैं। सबको याद आ रहा है, फेदर लाइक गिल्स जिसे टीनिडिया बोलते हैं, ठीक है, टीनिडिया बोलते हैं, राइट, याद आ रहा है। एकाइनोडर्मेटा में वैसे वाटर वैस्कुलर सिस्टम इसमें हेल्प कर रही होती है, वाटर वैस्कुलर सिस्टम इसमें हेल्प करती है। स्पेसिफिकली बेटा अगर मैं आपको कहूं तो वाटर वैस्कुलर सिस्टम में एक चीज होती है जिसे बोलते हैं ट्यूब फीट, ठीक है, ट्यूब फीट। आपकी एनसीईआरटी में क्योंकि मेंशन नहीं होता तो हम नहीं बताते, मैंने वहां पे भी यही चीज बोली थी कि वाटर वैस्कुलर सिस्टम के थ्रू बहुत सारी चीजें हो रही है, रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट या खाना लेके आ रही है, ये वाटर वैस्कुलर सिस्टम कर रही होती है। उसमें स्पेसिफिक जो स्ट्रक्चर रेस्पिरेशन में हेल्प करती है दैट इज ट्यूब फीट, ठीक है, यस। हेमिकॉर्डेटा में किसी को याद आ रहा है, हेमिकॉर्डेटा में किसी को याद आ रहा है किससे करते हैं? कॉर्डेटा तो बहुत सारा है, तो कॉर्डेटा में आपको बताऊंगी। कॉर्डेटा में तो आपको जैसे कि मैं ऐसे लिख देती हूं, कॉर्डेटा में जैसे जो आपको करना है, जैसे कॉर्डेटा में मैं आपको बता देती हूं, आपके फिश हो गए, मेनली जो आपको करना है फिश हो गए, आपके एम्फीबियंस हो गए, ठीक है, जिसमें फ्रॉग आ रहा है, एम्फीबिया हो गया, सपोले आ गए मेरे जग से न्यारे, रेप्टिलिया, ठीक है। इसके बाद हमारी बेटा पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूं दुनिया के, किसमें? एव्स यानी कि बर्ड्स, और फिर आगे आपके मैमल्स, ठीक है। तो काफी सहज है, काफी सरल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है बेटा, बिल्कुल बेसिक है, बिल्कुल बेसिक है, ठीक है, यस। और जिसने भी प्रोबोसिस ग्लैंड लिखा है, पिट्टी पिट्टी होगी, पिट्टी पिट्टी। प्रोबोसिस ग्लैंड से रेस्पिरेशन होता था, प्रोबोसिस ग्लैंड से बेटा रेस्पिरेशन होता था, हैं? कैसी बातें कर रहे हो तुसी? और दसो प्रोबोसिस ग्लैंड, प्रोबोसिस ग्लैंड है, प्रोबोसिस ग्लैंड से बेटा क्या होता था? प्रोबोसिस ग्लैंड से क्या होता था? एक्सक्रीशन। ये हो गया ना बेटा, फंस गया यहां पे हमारा अर्जुना, फंस गया, ठीक है। तो बेटा गिल से होता था उसमें, फिश में बेटा गिल्स हो गई, एम्फीबियंस में तो मल्टीपल रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स हैं, लंग्स भी हैं, गिल्स भी हैं, स्किन भी है, बक्कोफेरिंग्स जो मैं बोलती हूं ना, वो करके जो करते हैं, तो वो दैट इज, आई कैन राइट बक्कोफेरिंग्स, राइट। Then reptilia, aves and mammals, all lungs. Tell me you guys, any problem till here? It's quite easy. It's quite easy. Any moth till here बेटा? कोई दुख दर्द समस्या, कोई भी प्रॉब्लम बेटा? बताओ मेरे को। Yes everybody? सहज है बच्चों, सहज। Yes? मजा आया? देखो जब ना चीजें याद होती है ना जिंदगी में, एक चीज मैं आपको बताऊं, जो चीज हमें जो चीजें ना होती जाती है, स्टूडेंट लाइफ की बात बता रही हूं, कोई टॉपिक पढ़ते हैं और उससे रिलेटेड चीजें हमें आ जाती हैं, जैसे फिजिक्स पढ़ा, कोई थ्योरी पढ़ी और उसके क्वेश्चंस बनने लग गए। क्वेश्चन ऐसा, वैसे मेरे साथ तो बड़ा कम होता था, मैं थ्योरी पढ़ती थी और जब अटेम्प्ट करती थी ना क्वेश्चन, मेरे को तो बहुत मौत आती थी। और मेरी प्रॉब्लम ये थी कि मैं बेटा हेल्प भी नहीं लेती थी किसी से। ऑफ कोर्स प्रॉब्लम अपने अंदर ढूंढनी होती है कि आप कहां लैग कर रहे हैं, और मेरे पास डाउट्स लेने के ऑप्शन होते थे, पर बेटा मेरे को इतनी डर लगता था कि मैं क्या ही जाके डाउट पूछूं, ठीक है। तो जब बनते हैं ना तो ऐसा लगता है भाई आज तो भाई मजे हैं, आज तो बहुत क्वेश्चंस बन रहे हैं। वैसे ही जब पढ़ा हुआ बेटा आंसर सॉल्व कर पाते हो ना, तो अलग ही लेवल का डोपामीन रिलीज होता है। तो डोपामीन तुम्हें खुशी देता है, अच्छा बेटा, हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होंगे बॉडी के अंदर। हैप्पी हार्मोन्स बेटा देखो कोई और नहीं रिलीज करवा सकता। आपके टेस्ट में अच्छे नंबर आएंगे, हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होंगे। आप अच्छा परफॉर्म करेंगे, हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होंगे। मोटिवेशन यहीं से आती है, आपकी खुद की पढ़ाई से। जब आप अच्छा परफॉर्म करते हो ना बेटा, उससे सबसे अच्छी मोटिवेशन आती है। मोटिवेशन सिर्फ मैम और सर के ज्ञान से नहीं आती, ठीक है ना। यस यस एवरीबॉडी, डन डन हो गया एवरीबॉडी, डन डन। एस्केलमेंथिस छूटा नहीं है भाई, हमने यहां एस्केलमेंथिस को इंक्लूड किया है, ठीक है। डन एवरीबॉडी,
यस बेटा, ट्यूब फीट जो होता है ना वो वाटर वैस्कुलर सिस्टम का पार्ट होता है, उसके बारे में बेटा बिल्कुल भी डिटेल नहीं करनी है आपको, ठीक है। क्या यहां तक बेटा आप लोग का हो चुका है? यस यस, पक्की बात। हमें बेटा इस चैप्टर में क्या पढ़ना है? व्हाट इज दिस चैप्टर? ह्यूमन फिजियोलॉजी का चैप्टर है ना, तो ह्यूमन फिजियोलॉजी मतलब ह्यूमंस के बारे में पढ़ना है। और ह्यूमंस के पास क्या है बेटा? ह्यूमन के लिए रेस्पिरेशन के लिए क्या है? ह्यूमंस के पास लंग्स है। तो हमें बेसिकली अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ाई करनी है, ठीक है। मैं फिर भी अगर किसी बच्चे ने नहीं लिखा है तो मैं उससे बेटा 1 मिनट का और टाइम देती हूं। अगर किसी ने बाई चांस नहीं भी लिखा है ना तो आप कर सकते हो, आप कर सकते हो, ठीक है। यस, अगर बाई चांस नहीं भी लिखा है अभी तक तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप कर लो, आप कर लो, ठीक है। यस, जल्दी 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 नोट कर लो, बस फटाफट से नोट कर लो। थोड़ा मैं टाइम दे रही हूं, अगर किसी बच्चे ने नहीं किया है तो कर सकते हो, ठीक है। डन। हम बेटा अगला हेडिंग लिखने वाले हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो हेडिंग डालोगे क्या? ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। पक्की बात, हो गया ना, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। अच्छा, एनसीईआरटी की रीडिंग करा दूं? वैसे मैं चाहती हूं कि आप भी थोड़ा सा बेटा एनसीईआरटी खुद से रीड करें। न्यू और ओल्ड एनसीईआरटी में बेटा कौन से पेज नंबर दिया हुआ है एक बार मेरे को बता दो, ठीक है। देखो, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग वेरी अमंग डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स डिपेंडिंग मेनली ऑन देयर हैबिटेट एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देखो यहां से क्वेश्चन बन जाएगा, बोला कि अलग अलग प्राणियों में रेस्पिरेटरी सिस्टम अलग अलग हो सकता है, ऑर्गन्स अलग अलग हो सकता है, जो मेनली डिपेंड करता है वो कहां रहते हैं उस पर, और डिपेंड करता है कि उनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है इस पर। तो एक बच्चा कह रहा है कि 268 269 ओल्ड एनसीईआरटी, ठीक है, एंड न्यू एनसीईआरटी में 183। और जो भी बच्चे 10 बार बेटा एक ही क्वेश्चन पूछते हैं, न्यू पढ़नी है या ओल्ड पढ़नी है, बेटा दोनों एनसीईआरटी रख लो। एनटीए की तरफ से कोई भी अपडेट नहीं आया, तो मैं तो आपको सारा कंटेंट पढ़ा रही हूँ। लास्ट जो डिलीटेड चैप्टर है एज पर सीबीएसई वो भी मैं लास्ट में पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो देखो जैसे बोला इनवर्टिब्रेट लाइक स्पॉन्जेस यानी पॉरीफेरा, सीलेंट, ट्रेटा, फ्लैटवर्म यानी प्लैटीहेलमिन्थेस एक्सचेंज ऑक्सीजन एंड CO2 बाय सिंपल डिफ्यूजन ओवर देयर एंटायर बॉडी सरफेस, राइट। Earthworm use their moist cuticle and insect have a network of tube called tracheal system to transport atmospheric air within the body। बिल्कुल सही बेटा, अर्थवर्म मॉइस्ट क्यूटिकल से करती है, इंसेक्ट बेटा ट्रेकियल सिस्टम से करते हैं। स्पेशल वैस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर्स कॉल्ड गिल। किसी को पता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वैस्कुलराइज्ड? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेटा वैस्कुलराइज्ड? क्या मतलब है? Called gills are used by most of the aquatic arthropods and molluscas। बोला पानी में रहने वाला अगर आर्थ्रोपोडा है तो वो गिल्स यूज करता है, और पानी में रहने वाला मोलस्का है वो भी बेटा वो गिल्स ही यूज करता है, राइट। Whereas vascularized bags called lungs are used by terrestrial forms for the exchange of gases। Having vessels, very good, having blood vessels, जिसके पास भी बेटा blood vessels होती है, जिसमें भी ब्लड वेजल्स आपको दिख रही है, जिसके पास भी ब्लड वेजल्स आपको दिख रही है, ब्लड सप्लाई आपको दिख रही है, दैट इज कॉल्ड एज वैस्कुलराइज्ड, ठीक है। अच्छा, जो टेरेस्ट्रियल फॉर्म होते हैं उनके पास क्या होता है बेटा? उनके पास लंग्स होती है। अमंग वर्टिब्रेट्स, फिश बेटा वर्टिब्रेट है, रेप्टाइल वर्टिब्रेट है, बर्ड वर्टिब्रेट है, मैमल्स वर्टिब्रेट है। फिश यूज करती है गिल्स, whereas reptiles, birds, mammals respire through lungs। Amphibia can respire through their moist skin, ठीक है। मैमल्स हैव ए वेल डेवलप्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। आई डोंट थिंक यहां तक आपको बिल्कुल भी कोई समस्या है बेटा। हम इस चीज के बारे में अब पढ़ने वाले हैं, दैट इज योर ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो क्या हम बेटा शुरू कर सकते हैं? क्या यहां तक बेटा आप लोगों ने लिख लिया है? तो क्या हम बेटा शुरू कर सकते हैं अच्छी तरीके से? यस एवरीबॉडी, यस एवरीबॉडी, यस एवरीबॉडी। कोई प्रॉब्लम बेटा यहां तक? एवरीबॉडी, कोई प्रॉब्लम यहां तक? कोई दिक्कत बेटा यहां तक? ठीक है। अब हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम करेंगे। यहां हमें कई सारे छोटे छोटे डायग्राम्स भी बनाने हैं, कई छोटे छोटे डायग्राम्स, क्योंकि डायग्राम से टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी।
तो कई छोटे 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 डायग्राम्स करेंगे बच्चों, और कुछ कुछ एनिमेशंस भी हम साथ के साथ देखते जाएंगे, ठीक है। बिल्कुल अपने आप से जितना रिलेट कर पाओ, जितना फील कर पाओ उतना कोशिश करना। जो नहीं फील कर पा रहे हो वो तो ऑफकोर्स हम एनिमेशन के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे, 3D से समझने की कोशिश करेंगे, बट जितना समझ पा रहे हो उतना समझने की कोशिश करना, जितना फील कर पा रहे हो। टॉपिक को फील करना होता है बेटा, ठीक है, एंड ट्राई टू फील एज मच एज यू कैन, ठीक है। चलो, तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, पहले तो बेटा देखो आप लिखते जाना और बनाते जाना, लिखते जाना बनाते जाना, जो भी कुछ डिटेलिंग मुझे बतानी होगी आई विल टेल यू गाइस, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। अभी सुनो, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन का मतलब होता है, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन का मतलब होता है जो आप सिंपल बेटा बॉडी वॉल के थ्रू डिफ्यूजन कर रहे हो, दैट इज क्यूटेनियस रेस्पिरेशन ओनली, ठीक है। एनसीईआरटी में कहां दिया है, यहां पे मैंने आपको बताया नहीं, कहां है ये वर्ड, मॉइस्ट क्यूटिकल के थ्रू कहां दिया है, वर्ड तो नहीं दिया है आपने, कहां से वर्ड, चलो एनीवे, हाँ अभी देखो बेटा, अभी देखो सुनो, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम्स मतलब आप सांस ले रहे हो, बेसिकली सांस लेने का पूरा प्रोसेस, लंग्स तक हवा पहुंचती कैसे है, तो इसका एक फ्लो है, इसका मैं फ्लो चार्ट ही बनाऊंगी, और हर एक पार्ट का जहां पे भी डायग्राम रिक्वायर्ड है वहां पे डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। यस, अच्छा, ओल्ड एनसीईआरटी, ओल्ड एनसीईआरटी, ओ ठीक है ठीक है ठीक है, चलो चलो, मैं डाउट्स तुम्हारे ले लूंगी अभी बीच में, मैं तुम्हारे डाउट्स ले लूंगी अभी बीच में, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी फिलहाल तुम इसको सुनो, अभी तुम इसको एक बार सुनो, ठीक है। ब्रैंकियल रेस्पिरेशन का मतलब है जो गिल्स के थ्रू रेस्पायर करते हैं, ठीक है। अच्छा, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम बेटा फ्लो चार्ट के फॉर्म में लिखेंगे, शुरू कहां से होता है, तो तुम्हें ये दिख रहा है अपर लिप के ऊपर ये जो 2 होल्स है, दीज होल्स, जो होल्स, इस होल से अलग हवा जाती है, इस होल से अलग हवा जाती है, दीज आर योर एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स। क्या है ये बेटा, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स, नॉस्ट्रिल्स है बाहर की तरफ है, इसीलिए एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स बोला। आपको पता है जब ये हवा यहां से अंदर जाएगी तो अंदर की तरफ भी 2 छेद होते हैं जिसे बोलते हैं इंटरनल नॉस्ट्रिल्स या इंटरनल नेयर्स। समझ में आ रही है बात बेटा, तो यहां से, और तुम्हें ये दिख रहा है हवा जब इसके अंदर जाती है तो अंदर एक चेंबर है, अंदर एक चेंबर है, रूम जैसा है, जिसे बोलते हैं नेजल चेंबर। और ऑफ कोर्स ये नेजल चेंबर, बीच में तुम्हारी दीवार है या नहीं, तुम्हारी दोनों नॉस्ट्रिल्स जो है डिवाइडेड होती है, बीच में एक दीवार दिख रही है, कार्टिलेज होता है वो, जो तुम्हारे अंदर की कैविटी को डिवाइड कर रही होती है, ठीक है। ये तुम्हें ऐसा नहीं है बेटा, देखो ऐसा नहीं होता कि जो मैम बोल रहे लिखते जाओ फटाफट से लिखते जाओ, कुछ कुछ चीजें होती है जो सिर्फ देख के भी तो पता चल रहा है ना यार, कि सॉफ्ट है अंदर का ये दीवार, कार्टिलेज है मैम, दीवार है मैम, किसी की नाक बिना दीवार के तो है ही नहीं, राइट। समझ आ रही है बात बेटा, हर चीज ऐसे करके लिखने के चक्कर में मत रहा करो, सुना करो। तो हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का पूरा एक फ्लो चार्ट बना रहे हैं, और हम बेटा फ्लो चार्ट में सबसे, मैं राइट साइड में थोड़ा सा डायग्राम बनाऊंगी और छोटा छोटा डायग्राम बनाएंगे, आप नॉर्मल जैसे लिखते जा रहे हो वैसे करते जाओ, ठीक है। तो हम क्या कह रहे हैं, स्टार्ट किससे हो रहा है बेटा, एक्सटर्नल, अरे इस कलर से नहीं लिखूंगी, स्टार्ट किससे हो रहा है बेटा, स्टार्ट हो रहा है एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स, जिसमें फाइन हेयर होते हैं, ऑफकोर्स डस्ट पार्टिकल को ट्रैप करने के लिए इसके अंदर हेयर होते हैं, है ना। जब एयर अंदर आता है तो तुम्हारे जैसे एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से नॉस्ट्रिल्स और नेजल चेंबर में हेयर होते हैं, इनके थ्रू जब पास होता है इंटरनल नॉस्ट्रिल में जाता है, नेजोफैरिंग्स या तुम्हारे विंड पाइप में जा रहा होता है, एयर में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, जो चेंजेस क्या होते हैं वो मैं अभी आपको समझाऊंगी, ठीक है। देखो हम क्या बोल रहे हैं, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स, या एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स को क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल नेयर्स, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स या एक्सटर्नल नेयर्स, ठीक है। अच्छा फिलहाल मैं बेटा क्या कर रही हूं, तुम्हारी क्लास का चैट ऑफ कर दे रही हूं ताकि तुम लोग फोकस कर पाओ, ठीक है। तो मैंने चैट ऑफ कर दिए, ठीक है। यस, परदुमन शर्मा बेटा, शर्मा जी, हाँ शर्मा जी का लड़का क्या कर रहा है, इंस्टाग्राम आईडी दे रहा है अपनी, बेटा कौन लेगा तुम्हारी अभी इंस्टाग्राम आईडी, बेटा क्या करोगे इंस्टाग्राम आईडी देके, कुछ बनोगे तो लोग पूछेंगे भी, जो जिनसे पूछ के नहीं मांगा था तो खुद ही दे देते हैं, जिनसे पूछा ही नहीं वो दे देते हैं अपनी आईडी। चलो छोड़ो यार, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स, एक्सटर्नल लेयर्स। तो जिस तरीके से मैं एक बेटा एक अर्जुना की फोटो बनाती हूँ, एक अर्जुना का नाक बनाने की कोशिश करती हूँ और नाक के 2 होल बनाने की कोशिश करूंगी, ठीक है, जिससे मैं एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स बोल रही हूँ।
अब दो दो तो इसमें कैसे दिखेंगे बेटा, बस समझ जाना मैम क्या बोल रही हैं, ठीक है। हाँ तो और ये है तुम्हारा नेजल चेम्बर, ठीक है, ये तुम्हारा एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल। मैं ऐसे दिखा रही हूं, ऐसा बेटा बाहर की तरफ निकला हुआ तो नहीं है, ऑब्वियस सी बात है बाहर की तरफ निकला हुआ तो नहीं है ना। तो दीज आर बेसिकली, मैं ऐसे लिख सकती हूं, 2 ओपनिंग्स above the upper lip, above the upper lip। अब यहां से बेटा एयर एंट्री मारता है तो कहां जाता है, तो मैं एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में लिख रही हूं, तो मैंने एक एरो लगा दिया। इसके बाद कहां गया बेटा, एयर इस चेंबर के अंदर गया। इस चेंबर को क्या बोला मैंने, नेजल चेंबर या नेजल कैविटी। क्या बोला बेटा मैंने, नेजल चेंबर या नेजल कैविटी, नेजल चेंबर या नेजल कैविटी, ठीक है। तो एयर बेसिकली यहां से एंट्री करेगा और यहां जाएगा, ठीक है। अब जैसे आपको बाहर की तरफ बेटा 2 ओपनिंग दिख रही है ना, अंदर की तरफ भी ऐसे 2 ओपनिंग होती है, अंदर की तरफ भी ऐसे 2 ओपनिंग होती है, और इसे बोला जाता है इंटरनल नॉस्ट्रिल्स। इसे क्या बोला जाता है बच्चों, इसे बोला जाता है इंटरनल नॉस्ट्रिल्स, इंटरनल नॉस्ट्रिल्स या फिर इंटरनल नेयर्स, ठीक है। मैं कह सकती हूं बच्चों कि जैसे नेजल चेंबर में तुम्हारे पास क्या है, फाइन हेयर, ठीक है, म्यूकस एंड इज डिवाइडेड बाय कार्टिलेज, है ना। ये तो तुम्हें दिख ही रहा है बेटा, कार्टिलेज से डिवाइड हो गया है। और अल्टीमेटली बेटा इसका फ्लो चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, तुम्हें अभी तो बहुत इजी पीजी लेमन स्क्वीजी लगेगा, लेकिन बाद में बेटा यही चीजें आपको दुख देती हैं जब आप अच्छे से नहीं पढ़ोगे। तो अभी तो बहुत इजी लगेगा, है ना। बिल्कुल ध्यान से बेटा, बिल्कुल भी ध्यान नहीं हटाना। कहा गया बेटा एयर यहां से, इंटरनल नॉस्ट्रिल्स या फिर इंटरनल नेयर्स, इंटरनल नॉस्ट्रिल्स या फिर इंटरनल नेयर्स, जो कि अगेन पेयर्ड है, आपको दिख रहा है। अब बेटा आपको एक चीज तो पता ही है, देखो एनसीईआरटी में फैरिंग्स का कोई भी डिवीजन नहीं बताया हुआ, नेजोफैरिंग्स, ओरोफैरिंग्स, लैरिंजियोफैरिंग्स। तो जैसा कि मैं आपसे कहती हूं एनसीईआरटी के बियॉन्ड देते भी नहीं है, बट आपने 10वीं कक्षा में एक चीज तो बेटा लाइफ प्रोसेसेस वाले चैप्टर में आई थिंक ये था, आपने एक चीज तो पढ़ा होगा ना कि फैरिंग्स जो होता है वो कॉमन एक पैसेज होता है, एयर भी उसमें आ सकती है और वहां पे बेटा फूड भी आता है, और अल्टीमेटली फैरिंग्स से बेटा एयर अपनी डायरेक्शन में चला जाएगा और फूड अपनी डायरेक्शन में चला जाएगा। फूड कभी विंड पाइप में क्यों नहीं आ पाता वो तो मैं अभी आपको बताऊंगी, पर ये तो आपको पता है कि फैरिंग्स एक ऐसा पार्ट है जो कॉमन पैसेज होता है फॉर फूड एज वेल एज एयर। ये बात समझ आ रही है। अगर मैं कहूं कि इस इंटरनल नेयर्स या इंटरनल नॉस्ट्रिल्स के बाद अल्टीमेटली बेटा आपका एयर किस पार्ट में आ रहा है, तो फैरिंग्स का वैसे एक पार्ट होता है जिसे नेजोफैरिंग्स बोलते हैं, बट एनसीईआरटी में दिया नहीं। आप सिर्फ फैरिंग्स याद रख सकते हो कि एयर तुम्हारे एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से गया, कहां घुसा, इसी की एनिमेशन मैं आपको दिखाऊंगी भी, इसी की एनिमेशन है। इंटरनल नॉस्ट्रिल से बेटा एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से बेटा कहां गया, तुम्हारे नेजल चेंबर में गया। नेजल चेंबर से कहां गया, इंटरनल नॉस्ट्रिल में गया। इंटरनल नॉस्ट्रिल से बेटा कहां गया, तुम्हारे जिस पार्ट में गया उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं बेटा, फैरिंग्स। उस पार्ट को बेटा क्या बोलते हैं, फैरिंग्स। और फैरिंग्स के बारे में हम लिख सकते हैं इट्स अ कॉमन पैसेज फॉर फूड एज वेल एज एयर। ये बात समझ आ रही है। तो मैं अगला पार्ट ऐसे लिख सकती हूं, इंटरनल नॉस्ट्रिल्स के बाद कहां गया है हमारा एयर गया फैरिंग्स। इट्स अ कॉमन पैसेज फॉर फूड प्लस एयर, ठीक है। यस एवरीबॉडी। अब बेटा देखो बिल्कुल ध्यान से सुनने वाली बात है, ठीक है। मेरे को बताओ बेटा आपको यहां तक कोई प्रॉब्लम, पहले मेरे को आप यहां तक बता दो कि यहां तक कोई एनी दुखदर्द समस्या। यस कोई प्रॉब्लम बेटा यहां तक,
एनी प्रॉब्लम टिल हियर? यस, आरोही ओके बेटा, प्रीति, आकांक्षा, नयन, प्रिंस, अनुष्का, आदिति, आरती, यस, कोई प्रॉब्लम तो नहीं बेटा? सिंपल सी बात है। और मन में रिवाइज करते जाओ बेटा, रिवाइज करते जाओ, फील करते जाओ। मेरा एयर एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स में गया, हमारा एयर नेजल चेंबर में गया मैम, हमारा एयर मैम इंटरनल नॉस्ट्रल्स में गया, उससे एक कॉमन पैसेज पे गया जिसे हम फैरिंग्स बोल रहे हैं, राइट? अब बेटा खुद एक चीज तुम मुझे सोच के बताओ। मैंने तुम्हें एनिमल किंगडम में ही ह्यूमंस का भी एक चीज मैंने आपको बताया था। ये अपना कौन सा साइड है, ये अपना कौन सा साइड है, ये अपना कौन सा साइड है, डॉर्सल या वेंट्रल? ये अपना कौन सा साइड है, डॉर्सल साइड है या वेंट्रल साइड है? ये बताओ, डॉर्सल साइड है या वेंट्रल साइड है? दिस, क्योंकि यहां पे डॉर्सल वेंट्रल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, आपसे क्वेश्चंस में पूछा जाएगा। दिस इज अ विच साइड? मैं सारा बताऊंगी, अभी वेट करो। एपिग्लॉटिस, ग्लॉटिक्स, लैरिंक्स, कार्टिलेज सब बताऊंगी। ये तुम्हारा वेंट्रल साइड है, ये तुम्हारा वेंट्रल साइड है, राइट बच्चों? ये तुम्हारा वेंट्रल साइड है, ये तुम्हारा डॉर्सल साइड है। मैं इसलिए तुमसे डॉर्सल वेंट्रल पूछ रही हूं। अभी तुम्हारे पास देखो फैरिंग्स से 2 ट्यूब्स हैं, फैरिंग्स के पास आगे जाके 2 ट्यूब्स के ऑप्शन है। एक ट्यूब है तुम्हारा फूड पाइप जिसे तुम ईसोफेगस बोलते हो, और एक ऑप्शन है बेटा तुम्हारा विंड पाइप जिसे तुम ट्रेकिया बोलते हो। तो अब तुम अपने गले यहां टच करके देखो, यहां तुम टच करके देखो, तुम्हें हर एक पॉइंट पे फील करो। मैंने बोला ना फील करो, एनिमेशन तो ठीक है, तुम जब खुद ही फील कर सकते हो। तुम्हें फील हो रहा है बेटा यहां पर, ये फील होता है, दिस इज व्हाट बेटा, इस साइड पे जो तुम्हें बेटा फील होता है, दिस इज योर एंटायर। और यहां छुओगे तो तुम्हें फील होगा, तुम जो बोल रहे हो, राइट? तुम्हें फील होगा। तो एक्चुअल में जो तुम्हारी जो ये वाली ट्यूब है, विंड पाइप है, वो तुम्हारे वेंट्रल साइड पे होती है। क्योंकि आपसे सवाल में पूछते हैं कि ईसोफेगस वेंट्रल साइड पे होता है या तुम्हारी विंड पाइप वेंट्रल साइड पे होती है। तो एक्चुअल में ना बेटा इस तरीके का है। अगर बॉडी को ऐसे इमेजिन करो, मेरी बॉडी को, तो पेन को इमेजिन करना कि ये तुम्हारा विंड पाइप है, और ये तुम बेटा इमेजिन करो क्या है, हाँ ये तुम इमेजिन करो बेटा क्या, ये है तुम्हारा क्या, ये है तुम्हारा फूड पाइप। तो फूड पाइप पीछे की तरफ है, हाँ एडम्स एप्पल बोल रहे हैं, जो लड़कों में डेवलप हो जाता है, जो कार्टिलेज है, वॉइस बॉक्स का होता है। बट खैर तुम्हें यहाँ पे बेटा फील होगा कि इस साइड में तुम्हारी एक्चुअल में, इस साइड में बेटा क्या होती है तुम्हारी, हाँ इस साइड पे तुम्हारी क्या होती है, हाँ ठीक है, एडम्स एप्पल, सबको पता है एडम्स एप्पल। एडम्स एप्पल एक कार्टिलेज ही होता है जो लड़कों का वेल डेवलप हो जाता है टेस्टोस्टेरोन की वजह से। बट एनीवे, तो ये तुम्हारी बेटा क्या है, ये तुम्हारी ट्रेकिया है जो इस साइड पे होती है। तुम्हें ये वॉइस बॉक्स तो फील हो रहा है ना, वॉइस बॉक्स फील हो रहा है, राइट? तो ये तुम्हारी ट्रेकिया है और ये तुम्हारा ईसोफेगस है पीछे की साइड पे। इसी में बेटा कोई दुख दर्द समस्या तो नहीं है। तो वेंट्रल साइड पे है तुम्हारा क्या, ट्रेकिया, और डॉर्सल साइड पे क्या होता है, डॉर्सल साइड, एकदम डॉर्सल तो नहीं है, डॉर्सल पे तो तुम्हारा वर्टिब्रल कॉलम है, लेकिन अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो सबसे वेंट्रल है तुम्हारा ट्रेकिया, उसके पीछे है तुम्हारा ईसोफेगस। कोई दुख दर्द समस्या तो नहीं है, एनी दुख दर्द समस्या बेटा, इजी है, ये इमेजिन करना इजी है। लेकिन अब मेरी बात सुनना, फैरिंग्स तो हो गया कॉमन पैसेज, और अगर मैं फैरिंग से आगे जाके तुम्हें ऐसे बनाना चाहती यहां, तो मैं ऐसे दिखा देती कि यार इस साइड पे तुम्हारी एक्चुअल में ट्रेकिया है और पीछे की साइड में तुम्हारी ईसोफेगस है, ठीक है? यस, अगर मैं यहां पे ऐसे दिखाना चाहूं तो मैं दिखा सकती हूं कि ये तुम्हारा वेंट्रल साइड है और ये तुम्हारा डॉर्सल साइड है। तो एक्चुअल में पीछे की साइड में तुम्हारा जो होता है, और यहां पे बेटा एपिग्लॉटिस होती है, जो मैं अभी तुम्हें बना के बताऊंगी, पेशेंस रखो, ठीक है? इस साइड पे तुम्हारी फूड पाइप आ जाती है जिसे ईसोफेगस बोलते हो, और इस साइड पे बेटा तुम्हारी ट्रेकिया आ जाती है जिसे तुम विंड पाइप बोलते हो। कोई दिक्कत? इसको यहां तक बना लो, ये जो मैंने अभी ऐड किया है बेटा इसको बना लो, वेरी इजी, राइट? क्लियर हो गया मैम, राइट? ट्रेकिया इज विंड पाइप बेटा, वेरी गुड बेटा, वेरी वेरी नाइस, वेरी गुड बेटा, शाबाश, ठीक है? इसको पहले यहां तक बना लो, फिर मैं आगे ना, अगर तुम्हारी तो बेटा लंबी नोटबुक है, तुम्हारे पास स्पेस है, तो तुम इसके आगे कंटिन्यू कर सकते हो, क्योंकि मेरे पास ज्यादा स्पेस नहीं है, तो मुझे अगली स्लाइड में बनाना पड़ेगा, ठीक है? तो मैं क्या करती हूं ना, मैं यहां का कंटिन्यूएशन अगले स्लाइड में दिखा रही हूं कि फैरिंग्स के बाद अल्टीमेटली एयर जो है वो कहां मूव करके जाता है, ठीक है? यस यस एवरीबॉडी, डन डन डन, ठीक है? हाँ, अभी देखो मैं क्या बनाने जा रही हूं बेटा, मैं बनाने जा रही हूं आगे, आगे एयर कहां मूव करके जा रही है, आगे एयर मूव करके जा रही है लैरिंग्स में, और लैरिंग्स जो होता है ट्रेकिया के ऊपर का एक पार्ट होता है। अभी मैं तुम्हें डायग्राम में दिखा रही हूं। तो इससे हवा गई लैरिंग्स में,
आप पहले पॉइंट्स लिख लो, फिर मैं आपको समझाती जा रही हूं डायग्राम के थ्रू। लैरिंग्स इज एक्चुअली कॉल्ड एज साउंड बॉक्स या वॉइस बॉक्स। एनसीईआरटी ने बहुत ज्यादा कुछ तो दिया नहीं है, जो भी आपके काम का है वो मैं आपको बता देती हूं। लैरिंग्स को बोला जाता है दी वॉइस बॉक्स, साउंड बॉक्स। इसके अंदर इट हैज वोकल कॉर्ड्स, that produce sound, ठीक है। इसके अलावा लिख सकते हो it is made up of cartilage, it is made up of cartilage, one of its cartilage is epiglottis, मैं आपको सब कुछ डायग्राम में अभी दिखाऊंगी और एनिमेशन में भी दिखाऊंगी, अभी आप नोट करो। वन ऑफ इट्स कार्टिलेज इज एपिग्लॉटिस विच कवर्स glottis, the opening of trachea, to prevent entry of food into it. मैं ये पूरा आपको अभी समझा रही हूं, ठीक है। यस, जल्दी कर लो एक बारी। फटाफट से कर लो। डायग्राम आप पहले से लिख लो ताकि मैं डायग्राम बनाऊं तो डायग्राम पे से फोकस कर पाओ। ठीक है, अब देखो मैं इसको समझाने के लिए आपको एक चीज दिखाती हूं। ये तुम्हारी है ट्रेकिया, ये है तुम्हारी ट्रेकिया, ठीक है, जो वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट होती है। और ट्रेकिया का ये जो ओपनिंग है इसे बोलते हो तुम ग्लॉटिस। ये तुम्हारी विंड पाइप है, इस पे ऐसे सी शेप इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स होंगे, जो मैं अभी समझाऊंगी आपको, जो मैं आपको समझाऊंगी, पर मैं डायग्राम बना रही हूं तो मैं डायग्राम में बना दे रही हूं। मैं डायग्राम बना रही हूं इसलिए डायग्राम में समझा दे रही हूं, पर अभी मैं बनाऊंगी तो आपको समझाऊंगी तो मैं आपको समझा दूंगी ये क्या है, ठीक है। मैं यहां पर बना रही हूं बेटा इस तरीके से वॉइस बॉक्स, इस तरीके से मैं यहां पे बना रही हूं वॉइस बॉक्स। और ये रहा वॉइस बॉक्स का ढक्कन, जिस ढक्कन को हम एक्चुअल में बोलते हैं एपिग्लॉटिस, ठीक है। ये जो तुम्हें ढक्कन पिंक कलर का दिख रहा है ना, दिस ढक्कन इज एक्चुअली योर लैरिंग्स। देखो, दिस इज लैरिंग्स जो कार्टिलेजेस के बने होते हैं, एंड दिस इज एपिग्लॉटिस, and this opening is called as glottis. This is your trachea and this is your C-shape cartilaginous rings. कई बच्चे पूछ रहे हैं कार्टिलेज क्या होते हैं। कार्टिलेज आपके बॉडी के अंदर बेटा स्केलेटल स्ट्रक्चर्स होते हैं, है ना। मैं एक बारी कमेंट्स आपके ऑफ करा देती हूँ। हाँ बेटा कार्टिलेज, हाँ वेरी गुड मानसी, वेरी गुड। अब मेरी बात सुनना बेटा, एक बच्चा पूछ रहा है मैम कार्टिलेज क्या होते हैं। जैसे बोन्स है बेटा आपकी बॉडी के अंदर, स्केलेटल स्ट्रक्चर्स है ना, सपोर्ट देते हैं। यहाँ पे तुम्हारी क्या है, बोन है, हड्डी है। यहाँ हाथ में क्या है, बोन्स है। तो कार्टिलेज भी होती है बेटा कई जगह पे, ऐसे ही स्केलेटल स्ट्रक्चर्स होते हैं जो सपोर्ट देते हैं, है ना।
हमने लिखा कि आपकी विंड पाइप आपके वेंट्रल साइड पे, और यहां पर आपको विंड पाइप के ऊपर एक स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसे मैं वॉइस बॉक्स बोल रही हूं, जिसे मैं क्या बोल रही हूं, वॉइस बॉक्स बोल रही हूं। तो मेरी ग्लास से समझने की कोशिश करना। मेरे ग्लास को क्या बोल सकती हूं मैं, मेरे ग्लास को बोल सकती हूं मैं, क्या है ये है मेरा विंड पाइप, यह है मेरा विंड पाइप, यानी कि ये है मेरा ट्रेकिया। ठीक है, ये ट्रेकिया की मेरी ओपनिंग है जिससे एयर एक्चुअल में अंदर आएगा। सो दिस ट्रेकिया की ओपनिंग इज कॉल्ड एज ग्लॉटिस। क्या बोलते हैं बेटा, क्योंकि एपिग्लॉटिस वहीं से टर्म आया है। ये जो मेरी ट्यूब है बेटा, जो मेरी वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट है, इस ट्यूब को मैंने क्या बोला बेटा, इस ट्यूब को मैंने बोला ट्रेकिया। इस ट्यूब को बेटा मैंने क्या बोला, दिस ट्यूब इज कॉल्ड एज ट्रेकिया। ये ट्रेकिया की जो ओपनिंग है बेटा, दिस ओपनिंग इज कॉल्ड एज ग्लॉटिस, जिससे एयर अंदर आएगा। अब इसके ऊपर मैं यहां पे बना रही हूं क्या, इसके ऊपर मैंने इस तरीके का एक पिंक कलर का जो स्ट्रक्चर बना रखा है, दिस इज कॉल्ड एज ऊपर लैरिंग्स। ये जो स्ट्रक्चर है लैरिंग्स ना बेटा, लैरिंग्स जो है वो बना होता है कार्टिलेज का। इसमें 9 कार्टिलेज होते हैं। एनसीईआरटी में नाम नहीं बताया हुआ है कि कौन से कार्टिलेज है। पहले के टाइम पे पढ़ाया जाता था कौन से पेयर्ड कार्टिलेज हैं, कौन से अनपेयर्ड कार्टिलेज है, सब बताया जाता था। अभी नहीं बताया। आप सिर्फ ये याद रखो कि ये 9 कार्टिलेज का बना है और ये ट्रेकिया के ऊपर इस तरीके से प्रेजेंट है। अब सुनना मेरी बात, लैरिंग्स जो 9 कार्टिलेज का बना है ना, उसमें बहुत बड़े सारे जो कार्टिलेज मैं आपको बता रही हूं, ठीक है, बहुत सारे अलग अलग नाम होते हैं उसके। उसमें से एक कार्टिलेज का नाम आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है एपिग्लॉटिस। कई लोगों को लगता है एपिग्लॉटिस मस्क्यूलर है। एपिग्लॉटिस क्या है, एपिग्लॉटिस एक कार्टिलेज है। आउट ऑफ द 9 कार्टिलेज ऑफ योर लैरिंग्स, द 1 कार्टिलेज इज कॉल्ड एपिग्लॉटिस। क्या मेरी बात समझ रहे हो? लैरिंग्स जिन 9 कार्टिलेज का बना है उसमें से उसका एक कार्टिलेज होता है एपिग्लॉटिस। तो मेरी बात समझना, समझ लो मेरे ये 3 फिंगर्स को एपिग्लॉटिस, और मेरे इस पूरे पाम को समझ लो कि ये क्या है, ये लैरिंग्स है। तो लैरिंग्स ने इस तरीके से तो कवर करके फर्स्ट पार्ट है, मतलब ट्रेकिया के ऊपर तो प्रेजेंट है, और ये मेरे 3 फिंगर्स क्या है, ये एपिग्लॉटिस है। इसको एपिग्लॉटिस क्यों बोला? एपी का मतलब होता है अबव, ग्लॉटिस का मतलब क्या होता है, ओपनिंग ऑफ वॉइस बॉक्स और ओपनिंग ऑफ ट्रेकिया। तो ये एपिग्लॉटिस जो है, ग्लॉटिस को इस तरीके से कवर कर देता है ताकि फूड इसके अंदर ना चला जाए। तो आपका अल्टीमेटली ट्रेकिया के ऊपर ये रहा तुम्हारा वॉइस बॉक्स, दैट इज लैरिंग्स, और लैरिंग्स का एक कार्टिलेज है दैट इज एपिग्लॉटिस जो सबसे ऊपर है, और वही एपिग्लॉटिस इस ग्लॉटिस को कवर कर देता है ताकि फूड यहां ना जाए। तो बंद कर देगा तो फूड अल्टीमेटली विंड पाइप सॉरी ईसोफेगस के अंदर चला जाएगा। जब यहां नहीं जा पा रहा है तो अल्टीमेटली कहां चला जा रहा है, इसके अंदर चला जा रहा है, ईसोफेगस के अंदर चला जा रहा है। और ये कारण है बेटा, जब आप स्वॉलो करते हो ना, ये बहुत ही मैं एक ऐसी चीज बता रही हूं जिससे तुम्हें फील आए, जो पढ़ रहे हो ना, सिर्फ ऐसा नहीं है रट्टू तोता, फील आए। तुम जब खाना स्वॉलो करते हो ऐसे, उस टाइम पे तुम सांस नहीं ले पाते हो, उस टाइम पे तुम सांस नहीं ले पाते हो। ट्राई करके देखना, क्यों नहीं सांस ले पाते हो? क्योंकि जब तुम स्वॉलो कर रहे हो तो स्वॉलो करते वक्त में तुम्हारी एपिग्लॉटिस ने विंड पाइप को तो कवर कर दिया ताकि उसके अंदर खाना ना जाए, ठीक है। तो इसीलिए यू कैन नॉट ब्रीद जब तुम्हारा स्वॉलोइंग हो रहा होता है। क्या मेरी बात समझ आई बेटा? वॉज दिस कॉन्सेप्ट वेरी वेरी ब्यूटिफुल और नॉट? टेल मी यू गाइज। यस एवरीबॉडी, सही कॉन्सेप्ट था बच्चों? यस, सही कॉन्सेप्ट था। यस यस एवरीबॉडी, राइट राइट। तो दैट इज द होल थिंग, है ना? Isn't it so beautiful? Your body is made by God so beautifully. Everything is so well, arranged and organized that we can't even imagine. Emotions control होते हैं ब्रेन से, behavior control होता है ब्रेन से, anger control होता है, happy hormones होते हैं। मतलब बॉडी ने क्या सिस्टम बनाया, सांस लेते हो तो लंग्स एक्सपैंड करते हैं, सारा एक बहुत ही खूबसूरत सी एक चीज है, राइट राइट। तो एक चीज हम इसको लिखें बच्चों, जो भी हमने यहां पे मेंशन किया ना, सिर्फ मेंशन करने से काम नहीं चलेगा, इसको मैं थोड़ा सा आपको लिखवा देती हूं। पहले तो बेटा मैंने इसके बारे में क्या लिखा है कि ये एक तरीके का वॉइस बॉक्स है, और मैंने लिखा है कि वन ऑफ इट्स कार्टिलेज इज एपिग्लॉटिस। इसका एक कार्टिलेज होता है जो एपिग्लॉटिस होता है। एपी का मतलब अबव द ग्लॉटिस। ग्लॉटिस क्या है? ट्रेकिया की ओपनिंग है जो तुम्हें यहां दिख रहा है, क्योंकि ये ग्लॉटिस के ऊपर एपिग्लॉटिस होता है और वो इसीलिए फूड की एंट्री को प्रिवेंट करता है इनटू द विंड पाइप। बाकी मैंने एक अतिरिक्त ज्ञान का एक पॉइंट लिखा है कि इसके पास वोकल कॉर्ड्स होते हैं। ऑफ कोर्स इसको साउंड बॉक्स बोला क्यों, अतिरिक्त तो नहीं है बेटा, वैसे तो एक्चुअल में ये क्या चीज है, एक्चुअल में ये क्या चीज है बेटा? यस, एक्चुअल में, अरे मैं तुम्हारे चैट देखती हूँ ना तो मैं खुद ही डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ। मैं क्या बोल रही थी बेटा?
इसके पास वोकल कॉर्ड्स है। साउंड बॉक्स क्यों बोला? वोकल कॉर्ड्स होते हैं, जैसे गिटार की स्ट्रिंग होती है ना, तुम उसे ट्रन ट्रन बजाते हो, राइट? तो वैसे ही तुम्हारी वोकल कॉर्ड्स होती है जो तुम्हारी ट्रेकिया के अंदर होती है, सॉरी जो तुम्हारी लैरिंग्स के अंदर होती है, और एयर की मूवमेंट की वजह से ऑफ कोर्स इससे साउंड प्रोडक्शन होता है। लड़कों का जो पिच होता है वो थोड़ा सा लो पिच होता है, लड़कियों का जो वॉइस होता है उसकी पिच हाई होती है, क्योंकि वोकल कॉर्ड्स होते हैं लड़के और लड़कियों में डिफरेंट होते हैं। लड़कों में हार्मोन्स होते हैं, और देखो एक उम्र के बाद ऐसा होता है। अब आप इसको भी सोचो कि कितना अच्छा, इसका भी कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है। सोचो वोकल कॉर्ड्स, आप अगर बचपन में लड़की और लड़के की आवाज सुनो, क्या आप डिफरेंशिएट कर सकते हो? जो वोकल कॉर्ड्स हैं, जो तार हैं मेरे पास, ऐसे समझ लो, जो जिससे मेरा साउंड प्रोडक्शन हो रहा है या किसी लड़के का साउंड प्रोडक्शन हो रहा है, बचपन में तुम्हें लड़के और लड़की की आवाज में डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे। छोटे बच्चों के तो बिल्कुल ही नहीं कर पाते, राइट? क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि उस टाइम पे वोकल कॉर्ड्स में डिफरेंस नहीं आया है। डिफरेंस आता है जब मेल में टेस्टोस्टेरोन का अमाउंट बढ़ता है प्यूबर्टी के टाइम पे। तो प्यूबर्टी के टाइम पे ये चेंजेस आते हैं क्योंकि वो वोकल कॉर्ड्स में मेल के चेंजेस करते हैं, जिसकी वजह से उनका पिच धीरे भारी आवाज जाती है, लो पिच वॉइस, राइट? राइट, अगेन अ वेरी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट। तो मैं वैसे तो ये अतिरिक्त ज्ञान है, मैं यहां पे वैसे लिख सकती हूं ऐसे कि मेल में पिच जो होती है बेटा, वॉइस की जो पिच होती है वो लो होती है क्योंकि उनमें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है। टेस्टोस्टेरोन होने की वजह से लो पिच वॉइस है। फीमेल की पिच ऑफ वॉइस जो होती है, पता नहीं, मैं तो पढ़ा रही थी, अभी तक तो नहीं पता चला। जो फीमेल की होती है उसमें पिच इज हाई। डन 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 बच्चों, यस एवरीबॉडी, यस यस। अब यहां पे मैं एक चीज और लिख सकती हूं कि यार वॉइस बॉक्स आ गया हमारा। वॉइस बॉक्स के बाद हमारा कौन सा पार्ट आ रहा है बेटा? हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट आ रहा है, जिसे हम क्या बोलते हैं? ट्रेकिया। यार लैरिंग्स को हमें ना येलो कलर से लिखना चाहिए था, अभी तक हम येलो कलर से लिख रहे हैं ना पार्ट्स को, तो येलो कलर से लिख देते हैं यहां लैरिंग्स, लैरिंग्स। फिर यहां क्या लिखेंगे बच्चों? ट्रेकिया। ट्रेकिया को क्या लिख सकते हैं बच्चों? विंड पाइप। ट्रेकिया को क्या लिख सकते हैं बच्चों? विंड पाइप। अब इसके बारे में बेटा कहानी सुनो। क्या कहानी है? इट इज सपोर्टेड बाई, और इसका कारण आप मुझे बताएंगे क्योंकि इसका आंसर मैं ऑलरेडी दे चुकी हूं, ठीक है? अरे लड़कियों की आवाज, पिच देखो कितनी पेनी शार्प आवाज है, ठीक है? हाँ, और ऐसी पिच ऑफ वॉइस को ना अच्छा माना जाता है सिंगिंग के लिए। क्या आपको ये पता है? चलो इस बात में मैं तुम्हें एक और कहानी बताती हूं कि कई सिंगर्स जो होते हैं ना मेल, क्योंकि जो हाई पिच वॉइस है ना दैट इज कंसिडर्ड बेटर फॉर सिंगिंग पर्पस, ठीक है? तो देर आर सिंगर्स जो क्योंकि टेस्टोस्टेरोन की वजह से बेटा, तो आप न्यूज ऐसी देख सकते हो कि दे अंडरगो कैस्ट्रेशन। कैस्ट्रेशन का मतलब होता है सर्जिकल रिमूवल ऑफ टेस्टिस, ताकि टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन कम हो तो वो अपनी पिच को ना, हाई पिच को रिटेन कर पाए, ठीक है? तो ऐसी ऐसी चीजें भी होती है, बट आपके काम की नहीं है अभी, तो एनीवे, ठीक है? और बेटा हाई पिच ऑफ वॉइस अच्छी होती है सिंगिंग के लिए, ये तो तुमसे बेहतर कौन जाता है? तुम्हें मैम का एग्जाम्पल तो पता ही है। तुमसे मिलके ऐसा लगा, तुमसे मिलके अरमा हुए पूरे दिल के, ऐसा तुम गाते होगे मेरे लिए। ऐ मेरे जाने वफा, तेरी मेरी मेरी तेरी एक एम है, ठीक है? यस एवरीबॉडी। हाँ, तो बेटा क्या बोला हमने? सपोर्टेड। अब मैं इस लाइन का मतलब तुम्हें समझाने जा रही हूं, ठीक है? सपोर्टेड बाय सी शेप्ड, सपोर्टेड बाय सी शेप्ड, यस। हाँ, इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स। अब बेटा एयर ट्रेकिया में से मूव कर रही है, तो ऑब्वियसली आप चाहोगे तो नहीं कि ट्रेकिया कोलैप्स कर जाए, राइट? तो ट्रेकिया को कोलैप्स करने से रोकने के लिए, कोलैप्स करने से रोकने के लिए पाइप है बेटा, है ना? और ट्रेकिया में एपिथेलियम होती है, डिफरेंट टाइप की सिलिएटेड एपिथेलियम होती है। वैसे इसमें आपने क्योंकि एपिथेलियल टिश्यू अभी पढ़ा नहीं है तो आपको नहीं पता है ना? तो आप आगे पढ़ोगे कि इसमें एक एपिथेलियम होती है जिसमें सीलिया होती है, मूवमेंट के लिए, एयर की मूवमेंट के लिए, डस्ट पार्टिकल को ट्रैप करने के लिए,
बिकॉज अभी आपने वो चैप्टर पढ़ा नहीं है एनिमल टिश्यू वाला, तो आपको नहीं पता है। तो लास्ट में जब हम ये चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा इसमें कौन सी एपिथेलियम होती है। तो सीलिया के हेल्प से ना एक्चुअल में मूवमेंट होती है, म्यूकस की मूवमेंट होती है, एयर की मूवमेंट होती है ना। यस। कोलैप्स का मतलब होता है, अब मैं आपको लिखवा रही हूं। अरे भाई तुम तो अंग्रेजी बेटा डिक्शनरी लेके बैठा करो थोड़ा सा, ठीक है। जैसे तुम्हारे क्वेश्चन से मैम ऐसे कोलैप्स कर जाएंगी वैसे ही बेटा, ठीक है। कोलैप्स कर जाने का मतलब कोलैप्स कर जाना, और क्या बताओ यार, ठीक है। तो सपोर्ट दे रही है तुम्हारी कार्टिलेजिनस रिंग्स, जो है सपोर्ट दे रही है। बट आपसे क्वेश्चन में देखो, ये तो सबको पता होता है, लेकिन आपसे सवाल में पूछा जाता है कि ये जो इनकम्प्लीट है, ये इनकम्प्लीट क्यों होती है, कोई बताएगा? यस मैम, सीलिया ओवरी में भी, वो ओविडक्ट में भी होता है। वेरी गुड बेटा। मेरे को एक बात बताओ, मेरे को एक बात बताओ, मेरे को एक बात बताओ बच्चों। यस, मेरे को एक ये बात बताओ कि ये इनकम्प्लीट होती क्यों है? ये रिंग्स जो हैं, ये जो कार्टिलेजिनस रिंग्स हैं, ये इनकम्प्लीट होती क्यों है? यस, क्यों होती हैं? क्यों होती हैं? पिचक जाना, सिकुड़ जाना, हाँ उसका मतलब है कोलैप्स। वेरी गुड। फॉर ईसोफेगस किसी ने आंसर दिया, उसका नाम ना मैं पढ़ नहीं पाई। वेरी गुड यार। ये तुम्हारी ट्रेकिया है, पीछे तुम्हारी एक और बेटा पाइप है ईसोफेगस, तुम इसको जकड़ थोड़ी लोगे। समझ आ रही है बात? तो क्योंकि ट्रेकिया में डॉर्सल साइड, सॉरी वेंट्रल साइड से रिंग्स कंप्लीट हैं, पर डॉर्सल साइड पे क्योंकि ईसोफेगस प्रेजेंट है, सो ये जो इनकम्प्लीट होती हैं ये डॉर्सली इनकम्प्लीट होती हैं। मेरी बात समझ आ गई? दिस इज अ क्वेश्चन दैट दे आस्क यू। वेंट्रल साइड से तो कंप्लीट है, पर डॉर्सल साइड पे क्योंकि ईसोफेगस है तो डॉर्सल साइड से ये इनकम्प्लीट होती हैं। तो मैं यहां पे क्या लिख सकती हूं? यहां पे मैं लिख सकती हूं इनकम्प्लीट डॉर्सली, इनकम्प्लीट डॉर्सली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ईसोफेगस, डॉर्सली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ईसोफेगस, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ईसोफेगस। बेटा इसको फटाफट नोट करो। ट्रेकिया आगे क्या बनाती है वो मैं नेक्स्ट स्लाइड में करूंगी। आपके पास जगह है तो आप यहीं पे कर सकते हो, मेरे पास जगह नहीं है तो मैं नेक्स्ट स्लाइड में जाऊंगी, ठीक है। डन 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 डन। यस, डन 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 कर लो बच्चों, फटाफट से कर लो। डन। हो गया ना? अब मैं अगला पेज कर रही हूं बेटा, मैं इसी का कंटिन्यूएशन कर रही हूं, मैं इसी का कंटिन्यूएशन कर रही हूं, आप भी इसका कंटिन्यूएशन करो। अब मैं अगेन जैसे कि मैं बनाती हूं, मैं बना भी रही हूं और साथ में आपको समझा दूंगी। ये ट्रेकिया है, ट्रेकिया ऐसे डिवाइड की, ये एक लंग है तुम्हारा। लंग्स के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, इतना छोटा बनाऊंगी तो नहीं समझ में आएगा तुम्हें। लंग्स के बारे में मैं बाद में डिस्कस करूंगी। ये डायग्राम्स लंग्स को समझाने के लिए नहीं है, ये डायग्राम्स तुम्हारे आगे क्या डिवीजन होती है उसको समझाने के लिए। अरे भाई ठीक है, तो समझते जाओ, पहले बनाते जाओ फिर समझते जाओ।
देखो, यस यस, अभी देखना बेटा ये क्या है, ये आपकी ट्रेकिया है जो इनकम्प्लीट सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग से कवर्ड थी कोलैप्सिंग को रोकने के लिए। मैंने ट्रेकिया को बेटा दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, मैंने ट्रेकिया को बेटा दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। ट्रेकिया डिवाइड हो जाती है इनटू प्राइमरी ब्रोंकाई। बेटा याद रखना मैं कहां ब्रोंकाई टर्म यूज कर रही हूं, कहां मैं ब्रोंकियोल टर्म यूज कर रही हूं, बिल्कुल ध्यान से सुनना, ठीक है। तो मैंने बोला कि ट्रेकिया डिवाइड कर गई। अब बेटा एनसीईआरटी ने एक चीज यहां पे दी है जो आपको एक्चुअल में लोकोमोशन एंड मूवमेंट अगर आप पढ़ चुके होते तो और बेटर समझ में आता, बट क्योंकि एनसीईआरटी ने यहां दिया है तो आपको समझना तो पड़ेगा, ठीक है। अभी यहां देखो बेटा क्या हमने बोला, ये एनसीईआरटी कहती है ट्रेकिया डिवाइड्स एट द लेवल ऑफ फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्री। क्या एनसीईआरटी ऐसा कहती है? एक बारी खोल के देखो एनसीईआरटी को। एनसीईआरटी कहती है कि ट्रेकिया डिवाइड्स एट द लेवल ऑफ फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्री, कहती है ऐसा एनसीईआरटी? यस यस, ठीक है। अभी मैं तुम्हें ना अब दिखा देती हूं वर्टिब्री की, जब मैंने बात करी है ना तो एक चीज मैं तुम्हें दिखाती हूं ताकि तुम्हें वर्टिब्री थोड़ा सा समझ में आए। कहां है ये? हाँ बेटा ये तुम देख रहे हो, ये चीज तुम देख रहे हो, ये मैं आगे एक्चुअल में समझाती, बट जैसे कि तुम ये वाला देखो, ये तुम्हारा बैकबोन है, ये तुम्हारा वर्टिब्रल कॉलम है। ये वाला डायग्राम अगर तुम देखोगे ना, कहां है ये डायग्राम अगर तुम देखोगे ना, ये जो पीछे की तरफ है ये तुम्हारी जो तुम रीढ़ की हड्डी बोलते हो, दिस इज योर व्हाट, दिस इज योर वर्टिब्रल कॉलम, दिख रहा है। तो गर्दन पे कुछ बेटा बोन्स हैं, फिर तुम्हारे चेस्ट एरिया पे कुछ बोन्स है, फिर उसके नीचे कुछ बोन्स है, फिर उसके नीचे कुछ बोन्स है, जिसके बारे में लोकोमोशन वाले चैप्टर में आप पढ़ोगे, ठीक है। तो ये जो तुम्हारी पूरी हड्डी है जिसे तुम बोल रहे हो वर्टिब्रल कॉलम, तो कुछ तुम्हारे गर्दन पे है, कुछ तुम्हारे गर्दन के नीचे है, उसके नीचे है। तो आगे लोकोमोशन वाला चैप्टर जब पढ़ोगे तो तुम पढ़ोगे इनके अकॉर्डिंगली नाम होते हैं। जो नेक पे वर्टिब्री होती है उसे सर्वाइकल वर्टिब्री होते हैं। तुमने कई लोगों में सुना होगा सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो गई, सर्वाइकल की प्रॉब्लम होगी, एक्चुअल में उनमें उन वर्टिब्री में प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। तो ये है आपका क्या, ये है आपका सर्वाइकल वर्टिब्री, पर मेरे को उससे काम नहीं है। मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ एनसीईआरटी ने जो थोरैसिक वर्टिब्री बोला है ना उसका क्या मतलब है, राइट। तो तुम्हारा जो भी बोन ये जो चेस्ट एरिया में है, ये जो चेस्ट एरिया में वर्टिब्रल कॉलम की जो हड्डियां होंगी उसे थोरैसिक वर्टिब्री बोलते हैं। टोटल 12 होती हैं तुम्हारी चेस्ट वाले एरिया में, नेक पे 7 होती है। अभी वो डेटा याद नहीं करना, ठीक है। तो अगर तुम बैकबोन से कंपेयर करो आगे की तरफ, तुम्हारा ट्रेकिया आगे है और तुम्हारा बैकबोन पीछे है, तो तुम बैकबोन में देखोगे कि जिस पोजीशन पे तुम्हारी 5वीं थोरैसिक वर्टिब्री है, जिस पोजीशन पे पीछे 5th थोरैसिक वर्टिब्री है, उसी पोजीशन पे आगे जो तुम्हारी ट्रेकिया है वो डिवाइड कर जाती है इनटू प्राइमरी ब्रोंकाई। क्या मेरी बात समझ रहे हो? क्या मेरी बात समझ रहे हो? यस। तो अगर मैं पीछे की तरफ देखूं तो मेरा जो वर्टिब्रल कॉलम में जो मेरी थोरैसिक वर्टिब्री होती है, वो जो 5वीं नंबर वाली थोरैसिक वर्टिब्री के कंपैरिजन में अगर मैं आगे ट्रेकिया को कंपेयर करूं तो मेरी ट्रेकिया उस पोजीशन पे आके बेटा डिवाइड करती है प्राइमरी ब्रोंकाई पे। समझ आ रही है बच्चों? यस यस बच्चों। तो ये बेटा ये जो डिवाइड की, तो ये पहली वाली जो अब आगे वो सारे पॉइंट्स मैं लिखवाऊंगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है नीट का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है बेटा नीट का, ठीक है। यस। अब बेटा देखो एक चीज मैं और समझाती हूं तुम्हें, एक चीज मैं और समझाती हूं, ठीक है। सुनना, ट्रेकिया है बेटा, ट्रेकिया डिवाइड कर रही है तो कुछ ट्यूब्स बन रहे हैं, जैसे मैं ब्रोंकाई बोल रही हूं, वो फर्दर और डिवाइड कर रहे हैं, वो फर्दर और डिवाइड कर रहे हैं, वो फर्दर और डिवाइड कर रहे हैं। जैसे जैसे ये डिवीजन होता जाता है ट्यूब्स का डायमीटर छोटा होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है। समझ आ रही है बात? समझ आ रही है बात बेटा? यस एवरीबॉडी, यस एवरीबॉडी, ठीक है। हम क्या बोल रहे हैं बेटा, जैसे ट्रेकिया डिवाइड कर रहा है तो आगे जो भी डिविजन हो रही है ट्यूब छोटा होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है, डायमीटर छोटा होता जा रहा है, डायमीटर छोटा होता जा रहा है, डायमीटर छोटा होता जा रहा है। क्या मेरी बात समझ रहे हो? यस। तो जो पहला ट्रेकिया डिवाइड करके जो बनाती है उसको हम बोलते हैं प्राइमरी ब्रोंकाई। प्राइमरी को ऐसे लिख सकते हैं, प्राइमरी ब्रोंकाई, ठीक। प्राइमरी ब्रोंकाई और छोटे ट्यूब में डिवाइड की, इसे क्या बोला? सेकेंडरी ब्रोंकाई, ठीक। सेकेंडरी ब्रोंकाई, डन, ठीक। सेकेंडरी ब्लू कलर और छोटे में डिवाइड की, इसे क्या बोला? टर्शरी ब्रोंकाई, ठीक। टर्शरी ब्रोंकाई। अब देखो प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शरी ब्रोंकाई, अब वर्ड आएगा ब्रोंकियोल्स।
अब वर्ड आएगा ब्रोंकियोल्स। तो एनसीईआरटी ने सिर्फ 2 ही ब्रोंकियोल्स मेंशन किए हैं, इनिशियल ब्रोंकियोल्स एंड टर्मिनल ब्रोंकियोल्स। ठीक है, एनसीईआरटी ने सिर्फ यही 2 मेंशन किया, हालांकि रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स भी होते हैं, वो एक्स्ट्रा है, तो वो मैं आगे की स्लाइड में एक नोट फॉर्म में लिखवा दूंगी। एनसीईआरटी कहती है जैसे ये ब्रोंकाई था बेटा, टर्शरी ब्रोंकाई, अब ये आगे जाके क्या बना रहे बेटा, इनिशियल ब्रोंकियोल्स। क्या बना रहे ये इनिशियल का क्या मतलब होता है बेटा, इनिशियल मतलब पहले वाला, इनिशियल के बाद जो आएगा उसे क्या बोलोगे, इनिशियल के बाद टर्मिनल। तो इनिशियल जो होता है वो पहले होता है, टर्मिनल जो होता है बाद में होता है, राइट, यस। तो इनिशियल ब्रोंकियोल के बाद आगे क्या आएगा, टर्मिनल ब्रोंकियोल। मैं बना ही देती हूं यहां पे और फिर आगे आपको अभी समझाऊंगी, ठीक है। पहले मेरे को बताओ एनी समस्या टिल हियर, जल्दी बताओ। दीज आर व्हाट, दीज आर टर्मिनल ब्रोंकियोल्स। कारण है कि मैंने यहां पे टर्मिनल ब्रोंकियोल्स तक क्यों दिखाया, इसका एक रीजन है, अभी मैं आपको समझाऊंगी। पहले मेरे को बता दो बेटा कि यहां तक कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम टिल हियर, एनी प्रॉब्लम टिल हियर। अभी इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स मुझे बताने हैं, ठीक है, यस। इजी है। तो अगर मैं फ्लो चार्ट में भी लिखना चाहूं तो ट्रेकिया के बाद क्या आ रहा है, ट्रेकिया के बाद प्राइमरी ब्रोंकाई, प्राइमरी ब्रोंकाई के बाद सेकेंडरी ब्रोंकाई। जिनको ये पता नहीं है बेटा ये प्राइमरी है तो मैं लिख दे रही हूं यहां पे, 1 डिग्री का मतलब है प्राइमरी, 2 डिग्री का मतलब है सेकेंडरी, ठीक है, एंड सो ऑन, टर्शरी, ठीक है, यस, ठीक है। फिर आया बेटा क्या, टर्शरी, और फिर आया इनिशियल ब्रोंकियोल, इनिशियल ब्रोंकियोल, और इसके बाद यहां पे मुझे तुम्हें बताना है टर्मिनल ब्रोंकियोल। इसके आगे मैं अगली स्लाइड में क्यों बता रही हूं वो मैं अभी आपको कारण बताती हूं। दिस इज टर्मिनल ब्रोंकियोल, ठीक है। एक बारी मैं देखूं, ट्रेकिया वाला मैंने लिख लिया है ना, हाँ, इसको मैं पहले फ्लो चार्ट बनाऊं। एक सवाल आता है बेटा कि इनमें से किस किस के पास कार्टिलेजिनस रिंग्स होती हैं, इनमें से किस किस के पास कार्टिलेजिनस रिंग्स होती हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। ट्रेकिया में कार्टिलेजिनस रिंग्स है, आगे किस किस के पास होती है बेटा, देखना आगे किस किस के पास होती है, इवन योर प्राइमरी। और बेटा कई मूर्ख बच्चे कमेंट्स में ये भी लिखेंगे अभी, मैम यानी एक ही लंग्स में होता है क्या प्राइमरी ब्रोंकाई, ठीक है, और कुछ तो स्पैम कर रही है बेटा कॉन्स्टेंटली, है ना। हाँ तो बेटा जी पहली बात तो दोनों लंग्स में होता है, एक ही में दिखाया है, तो ये फालतू की बातें नहीं करना, एक ही में होता है क्या मैम, एक ही में होता है क्या, ठीक है। तो बेटा देखो प्राइमरी ब्रोंकाई में बना रही हूं मैं, प्राइमरी ब्रोंकाई में होता भी है, क्योंकि क्या सेकेंडरी में होता है मैम, एब्सोल्युटली सेकेंडरी में भी है ये कार्टिलेजिनस रिंग्स। क्या मैम टर्शरी में होता है क्या, यस यस। अब क्या ब्रोंकियोल्स में होता है, सिर्फ इनिशियल ब्रोंकियोल्स, सिर्फ इनिशियल ब्रोंकियोल्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, वेरी 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 इंपॉर्टेंट सवाल। तो यहां से लेकर यहां तक इनकंप्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स हैं, यहां से लेके यहां तक इनकंप्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स हैं। टर्मिनल ब्रोंकियोल्स में कोई भी कार्टिलेजिनस रिंग्स नहीं होते। क्या मेरी बात समझ आ गई, नो रिंग्स, यस यस बच्चा पार्टी, यस एवरीबॉडी। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। और मैं यहां पे एक बात और लिख देती हूं स्टार मार्क करके, जो आपसे क्वेश्चन आएगा, जो मैंने अभी बताया आपको, ट्रेकिया डिवाइड्स into primary bronchi at the level of 5th thoracic chest area वाली thoracic vertebrae
आपके पास जगह ना हो तो आप नीचे लिख लो, कहीं पे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यस यस, ठीक है। हर जगह इनकम्प्लीट होती है बेटा, अरे शुरुआत ही इनकम्प्लीट से हुई है भाई। ठीक है, पहले मेरे को एक बात बताओ कि कोई प्रॉब्लम यहां तक? ठीक है, अब वेरी इंपॉर्टेंट अगेन एनसीईआरटी की एक लाइन, इसके आगे क्या होता है वो तो मैं आगे की स्लाइड में भी लिखूंगी, लेकिन एनसीईआरटी एक बहुत, मैं अगले स्लाइड में लिखूंगी, लेकिन उससे पहले मैं एक नोट डाल के यहां पे लिखना चाहती हूं, जो एनसीईआरटी ने एक बात लिखी है। ठीक है, तो एनसीईआरटी कहती है, आप कहीं पे भी बेटा नोट फॉर्म में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से लेकर एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स अप टू टर्मिनल ब्रोंकियोल, जो हमने अभी तक बनाया, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से लेकर टर्मिनल ब्रोंकियोल जो हमने अभी तक बनाया, इसको क्या बोला जाता है? इट इज कॉल्ड एज कंडक्टिंग जोन। कंडक्टिंग जोन बेटा, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को एज पर एनसीईआरटी आप दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक होता है कंडक्टिंग जोन और एक होता है रेस्पिरेटरी जोन या एक्सचेंज जोन। एक्सचेंज जोन या रेस्पिरेटरी जोन बेटा वो होता है जहां से एक्चुअल में एयर की एक्सचेंज होती है, डिफ्यूजन होती है। क्या बेटा, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से लेकर नेजल चेंबर गए, तुम इंटरनल नॉस्ट्रिल्स गए, ट्रेकिया गए, प्राइमरी ब्रोंकाई गए, सेकेंडरी, टर्शरी, इनिशियल ब्रोंक्यूटर, यहां में से किसी भी पार्ट से एयर बाहर नहीं आ सकता। यह सिर्फ एयर को बाहर से अंदर लेके जा रहा है, नंबर वन, एयर को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प कर रहा है, अंदर से बाहर अंदर बाहर से अंदर। ठीक है, यस, इनफैक्ट अपोजिट डायरेक्शन में भी होता है। दूसरा क्या कर रहा है, कोई भी डस्ट पार्टिकल है उसको ट्रैप कर रहा है, बिकॉज एनसीईआरटी हैज गिवन द फंक्शन ऑफ कंडक्टिंग जोन। दे हैव आस्क्ड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कंडक्टिंग जोन, अगर यहां से एक्सचेंज नहीं हो रहा है तो भैया बहुत सारे काम है। एयर को एक तो वहां तक लेके जाना इसका काम है, नंबर टू कोई डस्ट पार्टिकल है उसको ट्रैप करना उसका काम है, म्यूकस में ट्रैप हो जाता है, राइट राइट। इसके अलावा बेटा देखो, कोई भी बाहर का एयर का कोई भी टेम्परेचर हो, बाहर का टेम्परेचर हवा का कुछ भी हो, ज्यादा या कम, पर वो तुम्हारे कंडक्टिंग जोन में आते ही बॉडी टेम्परेचर जैसा हो जाता है, सो कंडक्टिंग जोन ऑल्सो ब्रिंग द टेम्परेचर ऑफ द एयर टू द बॉडी टेम्परेचर। वो बॉडी के कांटेक्ट में आते ही बॉडी टेम्परेचर जैसा हो जाता है। समझ आ गई बात? दीज आर ऑल द फंक्शन ऑफ बेटा कंडक्टिंग जोन। एक्सचेंज जोन या रेस्पिरेटरी जोन का क्या फंक्शन होता है? एक्सचेंज ऑफ एयर, उसका सिंपल फंक्शन है, वहां से एयर की एक्सचेंज होती है। यस यस, तो मैं पहले यहां पे इसका फंक्शन लिखवा रही हूं, कंडक्शन ऑफ एयर, bring it to body temperature, ठीक। फिर आप लिख सकते हो ट्रैप डस्ट पार्टिकल। अब अगर एनसीईआरटी को लेके चलो तो इसके आगे एनसीईआरटी ने टर्मिनल ब्रोंकियोल के बाद सीधे एल्वियोलाई बता दिया है, ठीक है, और हमें भी करना वही है। मैं तुम्हें एक और रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स बता दूंगी, मेडिकल कॉलेज में अगर जाओगे तो पढ़ोगे उसके बारे में, एनसीईआरटी ने नहीं कहा है। तो बस लास्ट पार्ट बेटा इसका पढ़ा बचा है, एल्वियोलाई और लंग्स, ठीक है। पर पहले मेरे को एक बात बताओ, सक्षम कह रहे माई वीडियो इज स्टॉपिंग अगेन एंड अगेन, ऐसा क्या यार? बाहर पूछ के ना, वीडियो रुक तो नहीं रही है क्या बेटा? बाकी भी किसी के वीडियो में ऐसी दिक्कत आ रही है क्या? यस, जगह नहीं बचा तो बेटा आगे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको कंडक्टिंग जोन लिखने का भी वो नहीं मिला है ना, आप बाद में भी लिख सकते हो, फ्लो चार्ट कंप्लीट करने के बाद नोट डाल के लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यस, सी बाई ए का मतलब होता है कॉल्ड एज। चलो ठीक है, आप लोगों ने यहां तक कर लिया बच्चा बाड़ी? यस एवरीबॉडी, क्या यहां तक आप लोगों का डन हो गया है? यस गाइज, जल्दी बताओ।
पक्की बात? कितना सुंदर डायग्राम बनाया बेटा मैंने तुम्हारे लिए। कम से कम मेरे को दिल नहीं बना सकते तो डायग्राम के लिए तो बनाना ही चाहिए, ठीक है। यस, चलो आगे बेटा। अब हमारा बस लास्ट पार्ट बचा है, एल्वियोलाई एंड लंग्स, ठीक है। अब मैं, आपके पास जगह है तो वैसे आप यहां पे भी लिख सकते हो। इसके बाद जो पार्ट होता है जो एनसीईआरटी में वैसे दिया नहीं है, इसके बाद ऐसे होते हैं जिन्हें आप बोलते हो रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स। इसके बाद जो पार्ट होता है ना उसे बोलते हैं रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स। इसकी भी फर्दर जो छोटी ट्यूब होती है उसे रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल बोलते हैं। ये एनसीईआरटी में दिया नहीं है तो इस पे पीएचडी नहीं करनी, ठीक है। एल्वियोलर डक्ट्स होते हैं और एल्वियोलाई होती है। अब मैं इसका डायग्राम अगले पेज पे बना रही हूं, ठीक है। एनसीईआरटी ने सिर्फ किसको दिया हुआ है? एल्वियोलाई, ठीक है। तो मैं इसको अगले पेज पे अभी बना के आपको समझाती हूं। दिस इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी जोन। या एक्सचेंज जोन, या एक्सचेंज जोन। मैं अगले पेज पे इसे बना के आपको अभी समझाती हूं, ठीक है। चलो, बहुत सारा दिल आ गया है। हाँ, थोरासिक केज वगैरह मैं आपको अभी समझाऊंगी बेटा, रिब केज वगैरह मैं अभी आपको समझाऊंगी। मैं अभी आपको समझाऊंगी बच्चों, डोंट वरी, आई एक्सप्लेन एवरीथिंग बेटा। कोई भी ऐसी चीज है जो एक्सप्लेन किया और लिखा नहीं है बेटा, सब किया है ना। और जाने से पहले हम एनिमेशन भी देखेंगे, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं सारा, तो एनिमेशन हम देख के जाएंगे। और मैंने ये इसको ऐसे क्यों बनाया, इसका कारण है, अपने मन से मैंने लंग्स को काटा नहीं है बेटा, उसमें ऐसी स्पेस होती है, अंदर की तरफ दबा हुआ होता है वो हिस्सा, तो मैं अभी आपको समझाऊंगी, ठीक है, ठीक है। दिस इज नॉट इन एनसीईआरटी में, ये मेंशन कर दे रही हूं, बट इसमें बेटा कोई आपका नुकसान तो है नहीं, इतना कोई मैंने बड़ी वाली चीज तो बताई नहीं है। नॉट इन एनसीईआरटी, इतनी कोई महान चीज मैंने नहीं बताई कि आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाए, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा आगे बताती हूँ। यस, चलो, बहुत ही बढ़िया। तो अभी हम क्या करते हैं, अभी हम इस तरीके से लंग्स भी साथ ही में बना के दिखा देती हूँ। ये आपका एक लंग्स, ये आपका दूसरा लंग्स, ठीक है। हाँ, ये आपकी क्या थी, जो भी ट्रेकिया व्रेकिया सारी चीजें तो थी बेटा, ठीक है। पर मैं आपको अल्टीमेटली अभी क्या बताने वाली हूं, मैं आपको यहां बताने वाली हूं, जैसे ऐसी छोटी छोटी डक्ट्स थी जिनके बारे में पढ़ चुके हैं, तो मैं वापस से तो वो नहीं बता रही हूं, बस मैं एक फ्लो चार्ट ऐसे तो बनाना ही पड़ेगा, वरना बिना बनाए तो मैं आपको कैसे समझाऊंगी। प्राइमरी, प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी टर्शियरी, टर्शियरी टर्मिनल, टर्मिनल इनिशियल, इनिशियल से टर्मिनल, ठीक है। अब देखना, यहां बेटा कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। इसको भी थोड़ा ढंग से बना देते हैं, जब बना ही दिया है तो फॉर्मेलिटी क्यों करनी, ठीक है। ब्रोंकाई, प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शरी, टर्शरी से इनिशियल ब्रोंकियोल, इनिशियल ब्रोंकियोल से टर्मिनल ब्रोंकियोल, टर्मिनल ब्रोंकियोल से ये बना देते हैं ना। आपको इतना मतलब टेक्निकल उसमें जाना नहीं है, आप सिर्फ समझ लेना कॉन्सेप्ट, ठीक है। ठीक है, ये थोड़ा कम बना है हार्ट वाला, तो हार्ट वाला थोड़ा बड़ा बना देते हैं। तो ये हो गया बेटा क्या, देखना, सपोज ये है आपकी क्या, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, इसको थोड़ा जूम करके बनाते हैं,
इसको थोड़ा जूम करके बनाते हैं अब। ठीक है, कोई ब्रोंकाई बनाना छूट गया हो तो उसको मत अभी ध्यान देना, क्योंकि ब्रोंकाई वाला पार्ट तो मैं बना चुकी हूं, उसको कम ध्यान देना, अभी सिर्फ इस पे ध्यान दो। ठीक है, तो अभी देखो मैंने क्या बोला, एक्सचेंज जोन में तुम्हारे पास क्या आ रहा है, एक्सचेंज जोन में तुम्हारे पास आ रहा है बेटा रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, और रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स के बाद आ रहे हैं तुम्हारे पास एल्वियोलर डक्ट, और एल्वियोलर डक्ट से तुम्हारे पास क्या आ रही है बेटा, इस तरीके के स्ट्रक्चर्स जिन्हें तुम क्या बोल रहे हो, जिन्हें तुम बोल रहे हो एल्वियोलाई, जिन्हें तुम क्या बोल रहे हो एल्वियोलाई, एल्वियोलाई। समझ आ रही है बात, समझ आ रही है बात। ठीक है, तो हमने इसी तरीके से बोला बेटा कि तुम्हारे पास ये थी रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स, ये थी रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल से आगे जो तुम्हें डक्ट दिख रही है बेटा उसे तुमने बोला एल्वियोलर डक्ट, और एल्वियोलर डक्ट इसको क्यों बोला, क्योंकि एल्वियोलर डक्ट से अल्टीमेटली एल्वियोलाई बन रही है, और एल्वियोलाई वो जगह होती है बेटा जहां से एक्चुअल में एयर का एक्सचेंज होता है। राइट, राइट, ठीक है। अभी मेरी बात सुनना बेटा, जैसे ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा क्या है, राइट लंग है, ये तुम्हारा राइट लंग है, और ये क्या है बेटा, ये तुम्हारा लेफ्ट लंग है। राइट, बॉडी की एनाटॉमी तो इसी तरीके से देखते हो ना, हार्ट में भी तो इसी तरीके से देखते हो, तो ये तुम्हारा राइट लंग है, ये तुम्हारा लेफ्ट लंग है, दोनों में इसी तरीके के स्ट्रक्चर्स है। तो ये जो तुम्हें बेटा ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं जहां से एयर का एक्चुअल में, या टेम्परेचर इसका बढ़ा दो, बहुत ठंडा कर दिया है, इधर वाला एसी है, इधर वाला, तो जहां से एक्चुअल में बेटा एयर का एक्सचेंज होता है उसे तुम एल्वियोलाई बोलते हो, और ये पूरा रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, एल्वियोलर डक्ट, एल्वियोलाई, ये पूरा एक्सचेंज जोन है। ये जो हमने बनाया ये पूरा क्या है, एक्सचेंज जोन बनाया हमने। और जैसा कि मैंने कहा कि आपको लेफ्ट लंग में बेटा एक धसा हुआ पार्ट दिख रहा है, एक धसा हुआ पार्ट दिख रहा है, ऐसा लग रहा है लंग्स को किसी ने इस साइड से पिचका दिया। एक्चुअल में इस साइड पे क्या है तुम्हारा हार्ट, और हार्ट जो होता है वो थोड़ा सा, हार्ट मैंने ऐसे पत्थर जैसा बना दिया। ठीक है, हार्ट जो होता है बेटा दैट इज स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट, जो हार्ट है दैट इज स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट, जिसकी वजह से, टिल्टेड मतलब टेढ़ा, टिल्ट होता है उसका टुवर्ड्स द लेफ्ट, विच इज वाई बेटा तुम्हारा जो लेफ्ट लंग है उस पे इस तरीके का एक गैप होता है जिसे बोलते हैं कार्डियक नॉच। तो क्योंकि हार्ट तुम्हारा थोड़ा लेफ्ट साइड पे टिल्टेड होता है, तो इस साइड पे जो तुम्हें गैप दिख रहा है बेटा इसे बोलते हैं कार्डियक, मतलब हार्ट, नॉच मतलब वो गड्ढा। समझ आ गई बात, समझ आ गई बात। सो दिस इज व्हाट, मैं इसको दूसरे कलर से एक बार दिखा देती हूं आपको। दिस इज कॉल्ड कार्डियक नॉच। क्या ये सिर्फ लेफ्ट लंग में होता है? बिल्कुल, ये सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट लंग में होता है, ये राइट लंग में नहीं होता, ये राइट लंग में नहीं होता। समझ आ रही है बात? यस, यस, ये सब 10th में पढ़ा है, बहुत अच्छी बात है। हमें बेटा एक्चुअल में ना एल्वियोलाई का डिटेल डायग्राम बनाना है, बट पहले मैं तुम्हें एनिमेशन दिखाना चाहती हूं। ठीक है, एक दो चीजें और लिख लो ताकि अगली क्लास में ना मेरे लिए आसानी हो जाए ये तुम्हें पढ़ाना। जैसे ही तुम्हें लंग्स दिख रहा है ना बेटा, लंग्स की 2 कवरिंग होती है, दोनों लंग्स में होती है, दोनों लंग्स में इस तरीके की कवरिंग होती है, डबल मेम्ब्रेनस। एक ये बनाया मैंने, एक्चुअल में कलर दूसरा कर देती हूं, इस कलर से तुम्हें दिखेगा नहीं, रेड कलर से बनाती हूं, तो मेरे को अगली क्लास में थोड़ी हेल्प हो जाएगी। समझा मैं अगली क्लास में लूंगी, बना मैं यहां पे अभी देती हूं। लंग्स की डबल मेम्ब्रेनस कवरिंग होती है, बना देती हूं, समझाऊंगी अगली क्लास में। ठीक है, बाहर वाली मेम्ब्रेन इसे बोलते हैं पैराइटल प्लूरा, और अंदर वाली मेम्ब्रेन इसे बोलते हैं विसरल प्लूरा। आई विल एक्सप्लेन ऑल दिस इन द नेक्स्ट क्लास। अभी मैं एनिमेशन दिखाना चाहती हूं। ठीक है, विसरल प्लूरा, ठीक है ना? यस, ये हार्ट तो तुम्हें समझ में आ ही रहा है कि ये हार्ट है, और एल्वियोलाई का भी बहुत डिटेल स्ट्रक्चर हम बनाएंगे क्योंकि यहां से एयर का एक्चुअल एक्सचेंज हो रहा है। तो मेरे को इसके साथ पल्मोनरी कैपिलरी बना के तुम्हें दिखानी है कि इसके अराउंड पूरी बेटा ब्लड वेजल्स होती हैं,
क्यों ब्लड वेसल होंगी? क्या एल्वियोलाई, मुझे एक आंसर दो कि क्या एल्वियोलाई हाईली वैस्कुलराइज्ड होनी चाहिए या नहीं? क्या एल्वियोलाई हाईली वैस्कुलर होनी चाहिए या नहीं? यस और नो? शुड द एल्वियोलाई बी हाईली वैस्कुलर और नॉट? होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? और क्यों होना चाहिए? इसके अराउंड अभी मैं तुम्हें एनिमेशन जो भी डायग्राम वो दिखाऊंगी, उसमें तुम देखोगे इसके अराउंड अच्छी खासी ब्लड वेसल्स होती है, हाईली वैस्कुलराइज्ड है। भैया जिस भी जगह से एयर का एक्सचेंज कराना है उसमें अच्छी खासी ब्लड सप्लाई होनी भी चाहिए। अगर उसमें अच्छी खासी ब्लड सप्लाई नहीं होगी तो भाई एयर को एक्सचेंज करके हवा में भेजोगे क्या? तो अल्टीमेटली भेजना तो तुम्हें ब्लड में ही है, तो जिससे एक्सचेंज कराओगे वहां से तो बेटा ऑफकोर्स अच्छी खासी ब्लड सप्लाई होनी चाहिए, राइट? क्या यहां तक बेटा डन डन हो गया? तो एनिमेशन दिखा दूं एक बारी, जो भी है अभी फिलहाल। डन? यार एक बारी सारी लाइट्स ऑफ कर दो, वो वाली भी सारी ऑफ करनी है। हाँ ठीक है, ये भी इस साइड। हाँ ठीक है, शुरू करें क्या? यस एवरीबॉडी, ठीक है। तो अभी जो पढ़ा ना बेटा उसको रिलेट करो, हर चीज का फालतू की एनिमेशन नहीं होगी, पर जहां रिक्वायर्ड है वहां मैं आपको दिखाती हूं, जैसे कि मैंने आपसे कहा है, ठीक है। तो हम एक बारी, एक तो ये थोड़ा सा एक 3D, ये शॉर्ट्स हैं वैसे तो, ठीक है। मैं तुम्हें एक फुल मतलब एक अच्छा वाला वीडियो भी वैसे दिखाऊंगी, ठीक है। ये भी शॉर्ट्स में बहुत अच्छा दिखाया हुआ है, देखो नेजल कैविटी दिखाई हुई है, नॉस्ट्रल्स दिखाई हुई है, ठीक है। और नॉस्ट्रल से बेटा नेजल कैविटी में जाके पहले फेरिंग्स में जाती है, देखो फेरिंग्स का पार्ट नेजोफेरिंग्स, अभी देखो नेजोफेरिंग्स में गई। और ये तुम्हें दिखाया हुआ है लैरिंग्स, देखो ये लैरिंग्स दिखाया हुआ है, और ये लैरिंग्स को जूम करके दिखाया कि लैरिंग्स का फर्स्ट पार्ट होता है एपिग्लॉटिस, और एपिग्लॉटिस आपके ग्लॉटिस को इसको कवर करता है, ठीक है। मैं अभी फुल वीडियो भी दिखाऊंगी, शॉर्ट्स में भी अच्छा दिखाया हुआ है। ट्रेकिया दिखाई हुई है, ये ट्रेकियल कार्टिलेज दिखाया हुआ है ना, यस। इसमें कौन सी एपिथीलियम है? खैर मैं एक फुल वाली वीडियो, ये वाली वीडियो आपको दिखाती हूं, ठीक है। इसको प्ले करते हैं, इसकी स्पीड थोड़ी सी फास्ट कर देते हैं, ठीक है, 2x कर देते हैं इसकी स्पीड, जरा देखते हैं कि क्या समझाने की कोशिश करी है, ठीक है। ये एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स दिख रहा है सबको, एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स, थोड़ा सा मैं इसको, हाँ ये नेजल कैविटी, ये हवा है बेटा, ये फूड नहीं है, ये हवा है। इसका मैं थोड़ा सा ना इसको स्लो कर देती हूं, थोड़ा सा स्लो कर देती हूं, 1.5। वापस से देखना, ये जो ब्लू कलर का दिखाया ना बेटा, ये ब्लू कलर का एयर दिखाया हुआ है, ठीक है। हवा नेजल कैविटी से बेटा फेरिंग्स के अंदर जाती है, फेरिंग्स के अंदर जाएगी, देखो दिस इज द फेरिंग्स, और फेरिंग्स इज अ कॉमन पैसेज जिससे फूड पाइप और विंड पाइप दोनों कनेक्टेड होता है, ठीक है। ये आपकी फूड पाइप को दिखाया था, ये आपको दिखाया कि किस तरीके से एयर बेटा ट्रेकिया से होते हुए ये कहां गई, ये आपकी प्राइमरी ब्रोंकाई, प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शरी, टर्शरी से ब्रोंकियोल, और अल्टीमेटली ब्रोंकियोल्स बेटा किससे कनेक्टेड है? तुम्हारी एल्वियोलाई से कनेक्टेड है। एल्वियोलाई हाईली वैस्कुलर है, एल्वियोलाई से एक्चुअल में एक्सचेंज होता है। ऑफ कोर्स जब तुम पानी के अंदर हो तो पानी के अंदर तुम ब्रीद नहीं कर पाओगे, कारण मैं अगली क्लास में बताऊंगी। ये डायाफ्राम अगली क्लास में बताऊंगी कि डायाफ्राम से कैसे बेटा ब्रीद कर पाते हो तुम लोग, राइट। हाँ ये लंग्स का मूवमेंट दिखा रहे हैं जब तुम सांस ले रहे हो, लंग्स का मूवमेंट दिखा रहे हैं जब तुम सांस ले रहे हो। लंग्स के अंदर, दोनों के अंदर बेटा मिलियन ऑफ एल्वियोलाई है, ये देख रहे हो, ये ब्रोंकियोल से कनेक्टेड एल्वियोलाई, देखो जूम आउट, वही सेम चीज बेटा रिवर्स डायरेक्शन में दिखा रहे हैं, सेम चीज रिवर्स डायरेक्शन में। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स, देन योर नेजल चेंबर, इंटरनल नॉस्ट्रिल्स, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, एंड अल्टीमेटली योर एल्वियोलाई, राइट। हाँ अभी एल्वियोलाई में तुम्हें देखो, ये नेजल कैविटी, ठीक है, नेजल कैविटी वापस से वही चीज है, पर तुम वापस से समझ लो। फिर फेरिंग्स, ठीक है, फेरिंग्स एयर कहां आया? ट्रेकिया या विंड पाइप, विंड पाइप से प्राइमरी ब्रोंकाई एट द लेवल ऑफ फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्री डिवाइड की, प्राइमरी ब्रोंकाई से सेकेंडरी, अल्टीमेटली लंग्स के अंदर हवा घुस गई प्राइमरी ब्रोंकाई से। लंग्स के अंदर किसके अंदर हवा जाती है बेटा? ब्रोंकियोल्स के थ्रू एल्वियोलाई में, ये रहा, ठीक है। इट्स द सेम थिंग, इट्स द सेम थिंग अगेन, ठीक है। यस एवरीबॉडी, यस एवरीबॉडी, ठीक है। चलो हाँ लाइट ऑन कर दो, ठीक है। डन डन बेटा,
कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? यस, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है बच्चों? यस एवरीबॉडी। तो आज मैं 5 मिनट में बेटा और तो कुछ क्लास स्टार्ट नहीं कर रही हूं, यहीं तक क्लास रखते हैं, ठीक है? ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? यहां तक पढ़ के आओगे? अगले दिन एल्वियोलाइज, मतलब कल के दिन हम एल्वियोलाइज से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? समझ आई बेटा आप लोगों को क्लास? ठीक है, समझ आई? एक बारी मैं एनसीईआरटी की रीडिंग करा दूं, जो एनसीईआरटी लेके आई हूं, अभी 4 मिनट का टाइम है, थोड़ा एनसीईआरटी में रीड करा देती हूं, ठीक है बेटा? फिर टाइम वेस्ट क्यों करना, थोड़ी मेरे पास जब एनसीईआरटी है तो जितना मैंने पढ़ा दिया उतना तो मैं एनसीईआरटी रीडिंग करा ही सकती हूँ यार, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का। ठीक है, देखो न्यू और ओल्ड एनसीईआरटी एक बारी बता दो, मेरे साथ ही कर लो यार रीड, 4 मिनट वेस्ट क्यों करना, है ना? तो देखो क्या बोला, वी हैव अ पेयर ऑफ एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स ओपनिंग अबव द अपर लिप, ठीक है? फिर क्या बोला, इट लीड्स टू अ नेजल चेंबर थ्रू द नेजल पैसेज एंड द चेंबर ओपन्स इनटू फैरिंग्स, फैरिंग्स में ओपन होता है, राइट? अ पोर्शन ऑफ विच इज कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, फैरिंग्स का कुछ पार्ट फूड और एयर के लिए कॉमन होता है, ठीक है? आप वहीं से बेटा, वैसे पेज नंबर आपको बताने की जरूरत नहीं, आप आगे कंटिन्यू कर सकते हो, 269 एंड 184 से आप कर सकते हो, न्यू में 184 है, ठीक है? फैरिंग्स ओपन इनटू लैरिंग्स रीजन इनटू द ट्रेकिया, फैरिंग्स से लैरिंग्स, लैरिंग्स से ट्रेकिया। लैरिंग्स इज अ कार्टिलेजिनस बॉक्स विच हेल्प इन साउंड प्रोडक्शन, हेंस इट इज कॉल्ड एज साउंड बॉक्स, साउंड प्रोडक्शन में हेल्प करता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इसीलिए इसको साउंड बॉक्स बोलते हैं। ड्यूरिंग स्वेलोइंग, मतलब खाना स्वेलो करते वक्त में, ग्लॉटिस कैन बी कवर्ड बाय अ थिन इलास्टिक कार्टिलेजिनस फ्लैप कॉल्ड एपिग्लॉटिस टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू द लैरिंग्स। स्वेलोइंग के वक्त ग्लॉटिस, ग्लॉटिस क्या होती है, ओपनिंग ऑफ ट्रेकिया, आप यहीं पे रीड कर सकते हो, ओपनिंग ऑफ ट्रेकिया, ठीक है? Trachea is a straight tube ending up to mid-thoracic cavity which divides at the level of 5th thoracic vertebrae into right and left primary bronchi. Primary bronchi में divide कर रहा है, bronchi undergo repeated division, वो further divide कर रहा है, secondary बना रहा है, secondary से tertiary and tertiary से bronchiole ending up in a very thin terminal bronchiole. The trachea, primary, secondary, tertiary and initial bronchiole are supported by incomplete cartilaginous rings. ये ध्यान रखना है, इनिशियल ब्रोंकियोल तक बेटा क्या होता है, इनिशियल ब्रोंकियोल तक कार्टिलेजिनस रिंग्स होते हैं। टर्मिनल ब्रोंकियोल गिव राइज टू वेरी थिन इरेग्युलर वास्कुलराइज्ड बैग्स कॉल्ड एज alveoli. The branching network of bronchi, bronchiole and alveoli composed of lungs. Of course, bronchi, bronchioles और alveoli मिलके lungs को बना रहे हैं। अब मैं यहां से अगली क्लास में बताऊंगी, we have 2 lungs वगैरह वगैरह in the next class, ठीक है? So that's all for today. I hope the class was useful to you guys. मेरे को लास्ट में बताना, हाँ भैया सॉन्ग में सुना दूंगी, मेरे को लास्ट में बेटा मेरे को क्लास के बाद जरूर बताना कि मजा आया। Did you guys not only learn but also you felt the topic, ठीक है? It is very important for human physiology कि आप लोग को टॉपिक फील हो, आप लोग टॉपिक को रिलेट कर पाओ। अब बेटा सोचो ऐसी कोई चीज पढ़ रहे हो जो आप खुद से रिलेट कर पा रहे हो, फिर भी नहीं रिलेट कर पा रहे हो, फिर तो गलत बात है, ठीक है? यस, अभी मेरे को बेटा ऐसा कोई बहुत बड़ा गाना याद नहीं आ रहा है, मेरे को एक छोटा सा गाना जो मैं कल सुन रही थी मेरे को वो याद आ रहा है, तो मैं वही आप लोगों को सुना देती हूँ, ठीक है? वो भी बीच में से 2-4 लाइन याद आ रही है, बट अच्छी तरीके से पढ़ने का ये तुम्हें क्या मिल रहा है, ये क्या मिलता है, वो क्या देते हैं, गिफ्ट या थैंक यू, ठीक है? ठीक है। ये है सजा या है दुआ, कुछ ना दिखे तेरे सिवा। एक्चुअल में ये गाना यार तुम लोग नीट एग्जाम के लिए ऐसे गा सकते हो ना, कुछ ना दिखे तेरे सिवा, तेरे सिवा दुनिया में कुछ भी ना दिखता है तेरे सिवा, तेरा नशा छाया है तेरा नशा, ये है सजा या है दुआ, कुछ ना दिखे तेरे सिवा, ठीक है? थैंक यू वेरी वेरी मच।
आई होप द लेक्चर वॉज यूजफुल टू यू गाइज. सी यू ऑल सुपर सून. कल की क्लास में मिलते हैं बेटा, ठीक है. थैंक यू वेरी मच. आई लव यू ऑल बेटा. धन्यवाद. थैंक यू. बाय.